नमस्कार, मैं नीतीश चंद्रा और मैं आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ। ये हमारा सेकंड सेशन है और आज का जो मुद्दा है रियलिटी चेक का, ये ब्रेन ड्रेन, ये बहुत ही एक्चुअली बड़ा मुद्दा है, वास्ट मुद्दा है। हम पता नहीं 1 घंटे में कैसे कवर अप कर पाएंगे। हमारे साथ सारे मेहमान जुड़ चुके हैं और 2 मेहमान जुड़ने वाले हैं। ब्रेन ड्रेन से पहले मैं शुरू ये करना चाहूँगा कि ये जो हम बिहारी या हम बिहार से बिलॉन्ग करने वाले जितने भी लोग हैं, अपनी मिट्टी से दूर क्यों जाते हैं, कितना दर्द होता है हमें, ये हमें भी पता है। लेकिन चाहे वो रोजगार के मामले में हो, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो, चाहे लाइफस्टाइल के मामले में हो, बहाना हम जो बना लें, कारण हम जो दे दें, लेकिन हम सब बाहर जाते हैं। कोई लौट के आता है, कोई लौट के नहीं आ पाता है और सबसे बुरा तब लगता है जब इंसान बाहर जाकर पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनकर पैसे कमाकर बिहारी बोलने में शर्म आती है उसको। ये आज का बड़ा मुद्दा है, आप कवर अप करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे वर्तिका से। और मैं जो हमारे साथ मेहमान है मैं बता दूं, हमारे साथ रवि रंजन जी हैं जो होटेलियर हैं, दिल्ली में, पूर्णिया से बिलोंग करते हैं, मेरे होम टाउन से। वर्तिका सिसोदिया हैं, बिहार से बिलोंग करती हैं, पुणे में रहती हैं एंड शी इज वंडरफुल स्पीकर और आप सुनेंगे ही अभी। हमारे साथ श्यामा हैं, वंडरफुल वंडरफुल सिंगर एंड सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, हर सामाजिक मुद्दे पर अपनी बात रखती हैं। श्यामा, आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ विमलेंदु भाई जुड़ने वाले हैं और नंद किशोर भैया जुड़ने वाले हैं, तो मैं उनका भी इंट्रोडक्शन दूंगा आपको। ओवर टू यू वर्तिका। नमस्कार सबको, नमस्कार सर। मैं फेसबुक पे बहुत एक्टिव रहती हूँ और हमेशा लिखती रहती हूँ, लेकिन मुझे पहली बार नीतीश चंद्रा सर ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आप लोगों से लाइव आकर बात कर सकूँ। जब मुझे सर ने बताया कि मुझे इस टॉपिक पे बोलना है, तो पहले तो मैं भी बिहार से हूँ और मैं बिहार से बाहर रह रही हूँ, तो मुझे पता है कि क्या क्या हमें झेलना पड़ता है। लेकिन जब मुझे ये टॉपिक दिया गया तो मैंने कुछ और लोगों से बात की जो कि बिहार से बाहर रह रहे हैं और ये परिस्थिति को झेल चुके हैं। तो उन लोगों से जो मुझे पता चला, उनमें से कुछ चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पहली चीज़ जो मुझे पता चली, जो मैं खुद मानती हूँ कि लोगों जो यंगस्टर्स हैं हमारे, वो जब बिहार के बाहर जाते हैं, तो उनका पहली जो बात उनकी होती है, वो है लैक ऑफ ट्रस्ट। उनमें उनमें उनके अंदर हमारे राजनेता, हमारी राजनीति और बिहार को लेके भरोसा नहीं रहा। वो उनका भरोसा जो है वो टूट चुका है कि एजुकेशन सिस्टम, अनएम्प्लॉयमेंट, 5 साल, 10 साल, 15 साल में कंडीशन खराब हो सकती है, लेकिन लगातार 30 साल, 35 साल में अगर सिचुएशन में कोई अच्छी बदलाव ना आए, तो एक उदासीनता बच्चों में बैठ जाती है। तो पहला चीज जो मैंने देखा कि उन लोगों में लैक ऑफ ट्रस्ट था कि हाँ, मुझे यहाँ अगर मैं पढ़ाई भी कर लूँ तो मुझे नौकरी के लिए बाहर जाना ही जाना पड़ेगा। और मैंने जो पढ़ाई की, पटना वुमेन्स कॉलेज से मैंने पढ़ाई की, तो मैंने देखा कि ठीक है, आपने वहाँ की पढ़ाई की, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है पटना वुमेन्स कॉलेज की, इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं, मुंबई, दिल्ली, मैंने फर्स्ट जॉब अपनी मुंबई में की थी, तो जब आप मुंबई जाते हैं तो फिर से आपको वहां जाकर खुद को साबित करना पड़ता है। आपको वो सारी चीज़ें फिर से झेलनी पड़ती है जब आप एक नई शुरुआत करते हैं, जब आप इस कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं। तो जब ये चीज़ें हैं, जब यंगस्टर्स जो हमारे हैं वो सोचते हैं कि हम अगर बाहर जाकर पढ़ें तो बाहर नौकरी लेना, बाहर के जितने जो इन्वायरमेंट है उसमें आसानी से एडजस्ट कर जाना ज़्यादा आसान होता है। तो पहला मुझे ये चीज़ जो सुनने को मिला कि मुझे वहाँ भरोसा नहीं है। एक तो डिलेड सेशंस, जैसे पटना के जो कॉलेजेस हैं उसमें जनरली पटना वुमेन्स कॉलेज है, 1-2 कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज छोड़ दिया जाए तो उसमें डिलेड सेशंस का बहुत प्रॉब्लम है। अब 2018 में कोई सेशन खत्म होने वाला है तो वो 2020 में उसका एग्जामिनेशन होता है। और जैसा कि हम जानते हैं हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम, अगर हमारा 1 साल भी मिस हो गया तो हर साल लाखों बच्चे कंपटीशन में और बढ़ते जाते हैं, कंपटीशन टफ होता जाता है। तो कोई भी आज के कंपटीशन के ज़माने में कोई भी पेरेंट्स या स्टूडेंट नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे का 1 साल बर्बाद हो और फिर जब वो बाहर जाए तो फिर उसको वो परेशानी का सामना करना पड़े। ठीक है, हमारे साथ विमलेंदु भैया भी जुड़ चुके हैं। विमलेंदु भैया, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। नमस्ते नमस्ते। आप वर्तिका को सुन रहे थे, सभी लोगों हमारे को साथ नमस्कार। हमारे साथ रवि जी हैं हाँ और हाँ, ओवर टू यू रवि जी। आप सभी को बिहार प्रणाम। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे मित्र नीतीश चंद्रा जी को कि जो हमेशा समाज में कुछ नई नई एक्टिविटी करते हैं, जहाँ हमें जैसे छोटे लोग को भी मौका देते कि अपनी आवाज़ पूरे देश भर तक पहुँचा सकें।
सही बात है, मैं बिहारी हूँ और बिहार की मिट्टी से ताल्लुकात रखता हूँ और बहुत गर्व है। मैं अभी बात कर रहा हूँ और अब बिलीव नहीं कर रहे, गूज बम्प आ रहा है कि मैं इस सोच में जो विषय में हमेशा सोचता हूँ, देखता हूँ और जिसके वजह से मुझे लगभग 17 साल हो गए अपने घर पूड़ियाँ छोड़े हुए। तो ये बिहार, ये माटी से बड़ा प्रेम है, बट ये प्रेम आपको क्या कहते हैं ना, आपके पेट की भूख को नहीं मिटा सकती। प्रेम है और आपके दिल में रहेगा, बट जो ये ब्रेन एंड ड्रेन की बात, ये बिल्कुल है, दो अलग चीज है। एक तो ब्रेन है जो हमारे मस्तिष्क में है, ड्रेन हमारा पेट है। और मैं इससे रिलेट करता हूँ, अगर हमारे पेट में सही अन्न जाएगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो जरूर अच्छे समाज और अच्छे राज्य और अच्छे देश की हम भविष्य लिख सकते हैं। और मेरे इंट्रोडक्शन में तो सर ने बताया कि मैं एक होटेलियर हूँ। होटेलियर होने से पहले मैं एक स्वच्छता सिपाही हूँ और मैंने एक छोटा सा काम किया था अपनी शादी में। 2017 में मेरी शादी हुई थी, तो मैंने स्वच्छता को प्रमोट करने के लिए 8वां फेरा लिया था। जैसे हम सब अगर जिनमें मैरिड हो, जैसे नीतीश जी हैं, मिस्टर सिंह मैरिड है, मैं जानता हूँ, और आप दोनों के बारे में नहीं जानता मैडम। तो हमने सब 7 फेरा लेते हैं, लेकिन मैंने 8वां फेरा लिया और स्वच्छता को लेके प्रमोट किया। और मैंने समाज में हटके अलग किया और सबकी विरोध भी मैंने स्टार्टिंग में झेला। इनफैक्ट मैंने अपने मदर फादर का मैंने व्हाइट कार्ड को प्रिंट करवाया था और एक मैसेज दिया था कि व्हाइट हमेशा एक शोक नहीं होता है। जो हमारे घर परिवार में कोई जिनकी मृत्यु हो जाती है तो हम व्हाइट कार्ड देते हैं उनको इनवाइट के लिए। एक सफेदी और एक स्वच्छता का भी प्रतीक होता है। तो खैर ये मेरा मुहिम बहुत आगे बढ़ा, इसमें मेरी वाइफ, मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया और इतना बड़ा मुहिम मिला कि सिने स्टार अक्षय कुमार ने मेरा नाम नेशनल न्यूज चैनल पे लिया। और जो मिस्टर परम अय्यर हैं स्वच्छता मंत्रालय में चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने मुझे बुलाया। पूर्णिया के शासन प्रशासन से मुझे इज्जत मिली। नीतीश चंद्रा जी ने मुझे कई स्टेज पे नॉमिनेट किया मेरी अच्छाई की बात के लिए। तो 2017 से 18 मुझे ये बड़ा एक फेम लगने लगा। मीडिया कवर कर रही थी, टाइम्स ऑफ इंडिया मेरे बारे में लिख रही थी। बट 18 के बाद मुझे ना एहसास होने लगा ये एक जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी है अपनी आवाज को उन सब तक पहुंचाने के लिए जो इन चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। टॉपिक चाहे कुछ भी हो, चाहे वो स्वच्छता को लेके हो, रोजगार को लेके हो, राजनीति को लेके हो, हम एक जजमेंटल हैं। और जजमेंटल ऐसा है कि हम बहुत जल्दी किसी के बारे में अच्छा बुरा सोच लेते हैं और हम एक जजमेंट बना लेते हैं, लेकिन क्रिटिज्म कर लेते हैं, लेकिन हम वो नहीं देखते कि काश हम क्या इसके अंदर को कैसे ठीक किया जाए। और जैसे मैं एक छोटा सा रिलेट करता हूँ कि हम अच्छी-अच्छी बातें करते हैं दिल्ली, बॉम्बे। मैंने भी वर्तिका जी बॉम्बे में पहली जॉब की थी और बहुत कुछ मुझे भी झेलना पड़ा था। और उस समय ही 2007-8 की बात है जहाँ बिहारियों को भगाया जा रहा था और मैं भी विक्टिम बना था। थैंक गॉड मुझे फिजिकली कुछ हुआ नहीं। तो मैंने भी सोचा था कि मैं अब मुड़ के नहीं आऊँगा यार, ऐसे में ज़िंदगी दाँव पे लगा के नौकरी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट हमने उसको ब्रांडिंग को वापस ठीक करने के लिए कुछ नहीं किया। हमने क्रिटिज़्म किया कि कोई पॉलिटिकल एजेंडा हो जाता है और हमें भगाया जाता है, लेकिन हमने उसकी ब्रांडिंग के लिए क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, ऑनेस्टली बोलता हूँ। और आज मैं इस शो में आने के लिए काफ़ी सारा होमवर्क कर रहा था, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि यूपी और बिहार में सबसे ज़्यादा यूथ है, सबसे ज़्यादा युवा जिसे हम बोलते हैं, कि जो जागरूक है और जो पॉलिटिक्स समझता है, देश समझता है, समाज समझता है। लेकिन हम सिर्फ क्रिटिज्म बाहर से करते हैं और हम उसके अंदर घुस के झांक के ठीक करने की हमें ना फुर्सत है ना नीयत है। मैं दोनों बात बोलता हूँ, कभी किसी को फुर्सत नहीं हो पाती, कभी किसी को नीयत नहीं हो सकती। और नियत जैसे नीतीश चंद्रा जी लोग को है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लोगों को जगाते रहते हैं, लोगों को सपने दिखाते रहते हैं। और आज शो के पहले बैकग्राउंड में मैडम बता रही थी कि मेरे पहला लाइव शो है, तो एक अपॉर्चुनिटी हमने दिया है, लेकिन हम इस अपॉर्चुनिटी को कैसे आगे लेके जाए, बिहार अपनी माटी को कैसे आगे देखे। मैं बस एक दो और लाइन बोलूंगा कि ये भारत को मैं दो तरीके से देखता हूँ। एक मॉल वाला भारत जो हम बॉम्बे, दिल्ली, एनसीआर वगैरह में देखते हैं, और एक माटी वाला भारत जो हम बिहार में। मॉल वाले भारत को माटी वाले भारत से मतलब नहीं है, किसान क्या है, ब्लॉक में कैसे काम होता है, जिला पदाधिकारी का क्या काम है, क्या ड्यूटीज है। और माटी वाले भारत को कभी मॉल नहीं देखा है। और मुझे बड़ा ये हो रहा है कहते हुए कि गांव के लोगों ने आज तक हवाई जहाज नहीं जानता, वो कैसे ऑपरेट होता है, क्यों चलता है। क्योंकि इस लॉकडाउन में जब मैं आया तो मैंने खेती भी की, मैंने स्वच्छता की भी बात की, मैंने चूंकि मुझे करना था जीवन को चलाने के लिए, तो मैंने मास्क भी बेचा। तो हम बिहारी हार्ड वर्किंग है लेकिन विजनरी नहीं। हम बहुत कहते हैं कि भैया हमारे यहाँ आईएएस है, हम इतने आईएएस प्रोड्यूस करते हैं, हम इतने आईएएस आईपीएस प्रोड्यूस करते हैं, हम इतने मैथमेटिक्स ब्रेन वाले हैं।
हमें आप लिस्ट में, आप सब पैनलिस्ट हमें बताएं कितने आईएएस रिटायरमेंट के बाद अपने समाज को क्या दे रहे हैं? है कोई नाम, है कोई व्यक्ति बिल्कुल, जो मैं खड़ा होके वापस इस बोले मुद्दे मैंने। पे आऊँगा रवि भाई, मैं आपको यहाँ टोकना चाहूँगा, मैं वापस इस मुद्दे पे आऊँगा। आपने जी हर उस मोमेंट को टच किया है जो आपने जिया जी है। बहुत ही अच्छे जी पॉइंट्स हैं। मैं चाहूँगा श्यामा आप अपनी जी बात रखें। जी। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार। और बहुत खुश हूँ कि एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। नीतीश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें हमारी बात रखने का एक मौका दिया है। और जैसा कि आज का टॉपिक है कि रीजन बिहाइंड ब्रेन ड्रेन इन बिहार, तो सबसे पहले तो ब्रेन ड्रेन को समझना पड़ेगा कि प्रतिभाओं का, हमारी बिहारी प्रतिभाओं का जो पलायन हो रहा है वो क्यों हो रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो काफी सारी रीजंस हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये सारी रीजंस हमारी, आपकी और इस समाज की सोच से जुड़ी हुई है, ठीक है, कि हम किस गवर्नमेंट को चूज करते हैं, कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है। और इसमें सबसे अहम मुद्दा कहीं ना कहीं निभाता है कास्टिज्म। जब ग्लोबलाइजेशन आया था ऑल ओवर इंडिया में, तो उस टाइम सारे स्टेट, जितने भी स्टेट्स हैं, हर कोई ये सोच रहा था कि भाई हमारे यहाँ कैसे इंडस्ट्रीज तैयार हो, कैसे फैक्ट्रीज तैयार हो। और उसके बाद जो है बिहार के पास तो एक बहुत ही, मतलब कह सकते हैं कि बिहार का ये बहुत ही दुख की बात है बिहार के लिए कि ये एक ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज है कि बिहार के पास समुद्री सीमाएं नहीं है। अगर नहीं है तो फैक्ट्रीज नहीं है, तो अब बिहारी युवा के पास ऑप्शंस क्या है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। उनके पास ऑप्शंस है, या तो आप जॉब कर लो, ठीक है, या फिर आप किसान बन जाओ। अभी हमारे बिहार में मैक्सिमम बहुत ज्यादा लोग किसान बन के काम करते हैं, और किसानों की हालत कैसी हो रखी है हम आप जानते हैं। आधा बिहार तो बाढ़ में डूबा रहता है और आधा बिहार सूखा पड़ा रहता है। गवर्नमेंट इसके लिए कुछ खास काम तो काफी सारा कर रही है, लेकिन कुछ खास काम हमें नहीं दिख रहा है। और हम भी गवर्नमेंट को मतलब मौका नहीं दे रहे। लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी काफी सारी ऐसी नीतियां बनाई जिससे कि जब बिहार मिनरल रिच स्टेट हुआ करता था, जब बिहार झारखंड एक था 2000 से पहले, तो उस टाइम जो है हमारे बिहार के मिनरल्स बाहर जाके सप्लाई होते थे सेम प्राइस में। और उस टाइम हमारे यहाँ के लोग, हम आप पॉलिटिकल कास्टिज्म, पॉलिटिकल मतलब लाइक कास्ट में डूबे हुए, पॉलिटिक्स में इतने तरीके से, बुरी तरीके से फंसे हुए थे कि हम लोगों ने आवाज नहीं उठाई कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारा बिहार इतना पिछड़ क्यों रहा है, हमारे बिहार की ऐसी हालत क्यों हो रही है। और इसीलिए आज एक ऐसा टाइम आ गया है कि युवाओं के पास ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस है ही नहीं उनके पास। वो किसान बन नहीं सकते हैं क्योंकि किसान के पास तो खुद की जमीन नहीं है, वो तो जमींदारों के काम पे काम कर रहे हैं, मैक्सिमम उनके दिए हुए कामों पे काम कर रहे हैं। और उसके बाद चीजें ऐसी आ रही हैं कि जबकि यहाँ पे कहीं ना कहीं बात आ जाती है आरक्षण की भी, कि युवा जो है वो कहीं ना कहीं जो सवर्ण है वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं इन सब चीजों में भी जाके। यहाँ मैं आपको टोकना चाहूंगा श्यामा और विमलेंदु भैया। यहाँ मैं श्यामा आपको यहीं पे टोकूंगा, आपके पास में फिर से आऊंगा। विमलेंदु भैया, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अभी हमने श्यामा ने बहुत अच्छी बात कही और यही बात वर्तिका और इन्होंने भी कही, रवि भाई ने भी कही। कॉमन बिहार में प्रॉब्लम क्या है कि अब लोग बिहार में एक तो जल्दी, अब तो खैर बहुत समय बदल रहा है, अब बदलाव आ रहा है, एक्चुअली अब दिख रहा है बदलाव होता, अब दिख रहा है, आना शुरू हुआ है, फिर भी पूरी तरीके से नहीं। लेकिन आज से अगर आप 4-5 साल पहले तक की बात करें, या अभी भी वो चीज है लेकिन अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। किसान खेती नहीं करना चाहते हैं आज के डेट में। आप देखेंगे जिनके पास बहुत जमीन है, पढ़ लिख लिया, बाहर चले गए, वापस लौट के किसानी नहीं करना चाहते हैं। आखिर इसका, मैं सिर्फ इसकी बात अगर करूं तो इसका मेन कारण क्या है? ऐसी बात नहीं है कि किसानी करना नहीं चाहते हैं। कई लोग तो मैनेजमेंट करके अच्छे पोस्ट पर रह के फिर किसानी की तरफ लौट रहे हैं। लेकिन जहां तक है किसान की बात, किसान बिल्कुल समस्या से ग्रसित है, क्योंकि सरकार की जो नीति है वो किसान के समर्थन में नहीं है। किसान विरोधी है, पूंजीपूती समर्थक है। किसान क्या है कि जो उपजाता है उसको उसकी कीमत नहीं मिल पाती है। सीधी सी बात आपको बताते हैं, ये आज भी एमएसपी की
मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करते हैं, एमआरपी की बात नहीं करते हैं। किसान को अपना प्रोडक्ट जो है मजबूरन सरकार के पास बेचना पड़ता है। वो उसके पास कोई पैकेजिंग नहीं है कि अपने प्रोडक्ट को वो खुद अपना प्रोडक्ट जो है उसकी ब्रांडिंग कर सके और उसको एमआरपी पे बेच सके। मैं आपको बताता हूँ नीतीश जी, पूर्णिया के किसान ट्रकों में भरकर केला कलकत्ता ले जाते हैं और वहां उसको उनके उत्पाद की इतनी कीमत नहीं मिल पाती है कि वो माल को बेच सकें। वो क्या करते हैं, ट्रक को छोड़कर चले आते हैं और ट्रक वाला केला बेचकर होने पर मतलब उनके पास किराया देने तक का पैसा नहीं बचता है। और लेकिन हम आज मूल विषय पर आ रहे हैं नीतीश जी, जो आपने कहा है ना कि शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में जो पलायन हो रहा है, इसमें मैं दो बात कहूंगा। एक तो है मौका, दूसरी है मजबूरी। मौका क्या है कि अगर आपको बेहतर अवसर मिल रहा है उच्च शिक्षा का, बेहतर रोजगार का, तो आप बाहर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? लोग ऑस्ट्रेलिया कनाडा कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। तो आप राज्य से भी बाहर अगर बेहतर अवसर के लिए जाते हैं, अब सपोज कीजिए श्यामा सिंगर है, अगर उसको मौका बिहार में नहीं मिलेगा और बॉलीवुड में मौका मिल रहा है तो वो क्यों नहीं जाएगी? अगर मुंबई में ये मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं जाएगी? लेकिन अगर वही अवसर बिहार में मिले तो सवाल यह भी उठता है कि फिर क्यों जाएगी, है ना? तो आज ये क्या है, मौका और मजबूरी दोनों की बात है। मैं खुद 91 में जेएनयू गया था पढ़ने के लिए, तो हमारे क्लास में 62 स्टूडेंट थे, जिसमें 39 बिहार के थे, 3 स्टूडेंट विदेश के थे और शेष जो थे उसमें ऑल ओवर इंडिया के थे। कौन से ईयर की बात कर रहे हैं आप? और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जो प्राथमिक शिक्षा है, आप एक बात, ये हम अपने अतीत पर यहाँ पर गर्व करते हैं, गर्व कराया जाता है क्या कि नालंदा विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय था। अतीत की बात छोड़िए, गर्व करना अच्छी बात है, लेकिन हकीकत से जी मत चुराइए, है ना? हकीकत पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आज पटना विश्वविद्यालय की क्या स्थिति है, डीएमसीएच की क्या स्थिति है, पीएमसीएच की क्या स्थिति है, हायर एजुकेशन का क्या हालत है? हायर एजुकेशन में मरी गोली, प्राइमरी एजुकेशन का क्या हाल है? अगर हम निजी विद्यालयों की ओर न जाएं तो सरकारी विद्यालयों की क्या स्थिति है? क्या बच्चे वहां पढ़ सकते हैं? जिम्मेदार है सरकार, बिल्कुल जिम्मेवार है। मैं नीतीश जी, मैं अभी जिस जगह पर हूँ, जिम्मेदार है कि हम जिम्मेदार हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ, हम जनता जिम्मेदारी से हम भाग नहीं सकते, हम खुद भी जिम्मेवार हैं। लेकिन सरकार की जो भूमिका है, सरकार क्या है, व्यवस्था देखती है, तो हम व्यवस्थापक को ही दोषी देंगे ना। हम अपने दोष से नहीं भाग सकते, लेकिन व्यवस्थापक को तो दोषी देंगे। मैं यहाँ से अभी मेरे घर के जस्ट 5 मिनट की भी दूरी नहीं है, पटना हाई स्कूल है। एक समय हुआ करता था कि प्रत्येक जिला में जिला स्कूल हुआ करता था, उसकी एक अपनी गरिमा थी। लेकिन आज क्या है, पहले वहां पर एडमिशन टेस्ट लेकर हुआ था और आज यहाँ एडमिशन के लिए कोई जाता नहीं है, पढ़ाई होती नहीं है। यहाँ पर सिपाही की बहाली होती है, चुनाव होता है तो क्लास में बैरक बन जाता है, सिपाही रहते हैं। तो 6 महीने, साल भर में 3 महीना 4 महीना तो ये इंगेज रहता है दूसरी चीजों में स्कूल। तो फिर कैसे नए लोग बच्चों को पढ़े? आज बच्चे यहाँ बिहार के बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ कि विजयवाड़ा तक में पढ़ रहे हैं, साउथ में, आंध्र प्रदेश में, मसूरी, अजमेर, बनस्थली, पिलानी, कहाँ कहाँ नहीं जा रहे हैं यहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं, शिमला नहीं, जिनके पास पैसा है। यहाँ उससे कम जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, नोटर डेम, सेंट माइकल में पढ़ा रहे हैं। जिनका कहीं उपाय नहीं है वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो ये अवसर की भी बात है, सुविधा की बात है। अगर सरकारी स्कूल, दिल्ली में जो सरकारी स्कूल है, केजरीवाल सरकार ने जो शिक्षा की व्यवस्था की है, बेहतर किसी भी पब्लिक स्कूल को वो टक्कर दे रहा है। आप बेहतर एजुकेशन अगर प्रोवाइड करेंगे तो क्यों बच्चे जाएंगे? रोजगार की अगर बात करें, सिर्फ स्किल्ड लेबर नहीं, सिर्फ जो स्पेशलाइज्ड ब्रेन है वो नहीं, सामान्य मजदूरी के लिए जो अकुशल मजदूर हैं, जो खेतिहर मजदूर हैं, वो मजदूरी करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, जब कोरोना का जो केस हुआ था, लोग पैदल मजदूर आए थे, तो नीतीश जी ने क्या कहा था, हमारे मुख्यमंत्री ने, कि किसी को अब वापस जाने की नौबत नहीं आएगी, हम उन्हें यहाँ रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। क्या रोजगार उपलब्ध हो पाया? आप पूर्णिया में, सहरसा में, मधेपुरा में आप देख लीजिए, सड़कों पर पंजाब और हरियाणा नंबर की गाड़ी खड़ी मिलेगी। वो मजदूरों को ले जाने के लिए वहां के किसान यहाँ एसी बस लेकर आए हैं। अभी मैं 3 दिन पहले पटना हवाई अड्डा गया था अपने एक मित्र को छोड़ने के लिए,
पटना हवाई अड्डा पर मजदूरों की भीड़ लगी हुई थी और वो जा रहे थे अपने अपने जो जहां पहले काम करते थे वहां पर। उसके कंपनी के मालिक उसको पैसे देकर एरोप्लेन से बुला रहे हैं। तो भाई, आप जब यहाँ पर कुछ सुविधा देंगे नहीं, रोजगार का अवसर देंगे नहीं, तो लोग क्या करेंगे? उनको अपना परिवार पालना है ना। वो थोड़ी परेशानी झेल कर भी बाहर में नौकरी करेंगे। और एक बात मैं बताता हूं कि आप किसान की बात करते हैं, किसान के लिए आप यहाँ क्या सुविधा दे रहे हैं? क्या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यहाँ पर है? लोग टमाटर उपजाते हैं, अगर उसको केचप बनाने की फैक्ट्री यहाँ पर हो, फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो, तो किसान ये काम खुद कर सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अमूल का है, लिज्जत पापड़ का जैसे गुजरात में। क्या अपने यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है? क्या किसान फूड प्रोसेसिंग यूनिट से अपने प्रोडक्ट को नहीं कर सकता? विजेंद्र भैया, मैं आपके पास फिर वापस आऊंगा। मैं रोल करना चाहता हूं ताकि सबके पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए। रवि जी, ओवर टू यू। मैं मिस्टर सिंह से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। सर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, मैंने बड़ा गंभीर से सुना। और सर जैसे बोल रहे कि बिहार के लोग दिल्ली जाते हैं और दिल्ली के लोग कनाडा जाते हैं, बट सर एक बात बताऊं, कनाडा जाके उनकी माइंडसेट कनाडा वाली हो जाती है और बिहार के लोग दिल्ली वाली और बिहार वाली नहीं रहती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से हूँ और मैं एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो मैं जब आता हूँ, बिहार टूरिज्म को इतना नीचे में देखता हूँ कि वो प्रमोट नहीं हो पा रहा था, तो मैं भी क्रिटिज्म कर सकता हूँ। बट मैंने अपनी अपॉर्चुनिटी निकाली और मैंने अपना कुछ सजेशन ट्विटर के माध्यम से बिहार टूरिज्म बोर्ड को मैंने दिया और वहां से बड़ा अच्छा रिप्लाई आया, उनकी मेल आईडी आई और मैंने उनको मेल दिया, अपने बहुत सारे सजेशंस मैंने बना के दिया। और मुझे खुशी होगी बताने में कि जहां हम कहीं कहीं बहुत है प्रॉब्लम्स, बट कुछ जगह अच्छे भी हैं। और उनके जो प्रधान सचिव थे संजय जी, आप जानते हो, उन्होंने हेल्थ विभाग में बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद उनको टूरिज्म ट्रांसफर कर दिया गया, फिर टूरिज्म से अभी वापस वो एजुकेशन सेक्टर में अभी आए हुए हैं। आपको बिलीव नहीं होगा सर, उनके ऑफिस से मुझे कॉल आया और मेरी बात हुई उनसे और उन्होंने अपना पर्सनल नंबर शेयर किया। एंड बीइंग ए सच ए सीनियर हाई पोस्ट, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या काम करते हो, कहाँ रहते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या एजुकेशन से, क्या आपका बैकग्राउंड है, क्या आपने क्या क्या अचीवमेंट है। तो फिर जब हमारी बात हुई तो उन्होंने पर्सनल नंबर शेयर किया और मैंने उनको फिर कुछ व्हाट्सएप के थ्रू उनके नंबर पे मैंने अपनी कुछ टॉपिक शेयर किया, कैसे ब्रांडिंग बदल सकती है। क्रिटिज्म करना बहुत आसान है। एंड यू वोंट बिलीव सर, उस दिन से सबसे पहला जो एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट और मेरी छोटा सा सजेशन, आज बिहार टूरिज्म बोर्ड ट्विटर पे आ चुका है, जो पहले नहीं था। और आप अगर उनको ध्यान से देखिएगा, हर दिन कुछ नया ट्वीट वो करते हैं, चाहे वो लिट्टी चोखा हो, चाहे यहाँ का कोई भी पर्व त्योहार हो, कोई मंदिर हो, कुछ भी हो, आप वो देखते हैं। तो विजिबिलिटी आया और विजिबिलिटी आने के साथ कई नई नई चीजें आई। मैं वापस वही बातों पे आती है सर, बिहार की ब्रांडिंग सिर्फ लिट्टी चोखा, केला, टमाटर, हार्ड वर्किंग लेबर मजदूर से नहीं है। बिहार में बहुत कुछ है, हम जो देख रहे हैं, बाहर समझ पा रहे हैं, हम उसको वापस इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। मुझे और मेरे भाई को ये नीतीश जी का कहा हुआ एक बहुत अच्छी बात मेरा भाई हमेशा दोहराता है। एक शो के दौरान उन्होंने बोला था, शायद नीतीश जी को याद होगा कि नहीं, या अगर वो रिलेट कर पा रहे होंगे, उन्होंने शो में कहा था कि हम बढ़े आगे, हक है हमें बढ़ने का भैया। अगर हम 15 रुपया कमा रहे हैं, कहीं 25 है, तो हम बिल्कुल बढ़ेंगे। आज मैडम सिंगर है, आज उनको कोई कंसर्ट में 2 लाख मिल रहा है, कहीं 4 लाख मिलेगा, 100% जायज, वो आगे जा सकती है। लेकिन क्या हमारी ये ड्यूटी नहीं है सर अपने समाज में गिव बैक देने का? हम कभी छुट्टी में आते हैं या किसी सिचुएशंस में आते हैं, क्यों हम रोना रोते हैं? क्यों हमेशा ये कहते हैं कि रोड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। हम क्या कर रहे हैं? हम तो आवाज उठा सकते हैं ना सर, एक एक करके तो कम से कम हम लाख करोड़ तो बन सकते हैं ना सर। आज आप केजरीवाल जी का जो उदाहरण दे रहे हैं, मैं उनके एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में मैं इनरोल्ड हूँ, मैं स्वच्छता का क्लास लेके जाता हूँ सर। जब पहली बार स्कूल में मुझे बुलाया गया, मैं और मेरी मिसेस को, सर मैं बिल्डिंग इस तरह से गर्दन उठा के मुझे देखना पड़ा। और मैं जो कोऑर्डिनेटर थी उनसे मैंने पूछा कि मैम मैं गलत स्कूल में तो नहीं आ गया, ये सरकारी स्कूल तो लग नहीं रहा है। तो मैं कहने का मतलब है सर कि हम सबकी जिम्मेदारी है, सरकार की है बिल्कुल, बहुत हद तक की सरकार, बट हमारा सजेशन भी चाहिए। सिंह साहब आपका चाहिए, नीतीश जी का चाहिए, कला विभाग से मैडम का चाहिए। तो मैं छोटे से लोग, अगर मैं अपना एक सजेशन दे सकता हूँ टूरिज्म विभाग को, जो इम्प्लीमेंट हुआ, तो हम सब तो बहुत ब्रेनिस्ट है। हम लोग का अपने बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, बुकिस नहीं है, प्रैक्टिकल है। हमने जो समाज में देखा, अभी वर्तिका मैम बता रही थी मुंबई का एक्सपीरियंस, हम अब बिहारी से बीमारी कहलाने लगे हैं। और मैं अगर टाइम हो तो मैं एक छोटा सा और शेयर करता हूँ।
जब मैं दिल्ली में जॉब कर रहा था, मैं बड़ा रिलेट कर रहा हूँ, शायद आप लोग के लाइफ में भी हुआ होगा। जब मैं जॉब कर रहा था दिल्ली में और अभी भी हूँ, तो मुझे बड़ा चिढ़ाया जाता था कि यार तुम बिहार से दिल्ली आ गए और तुमने हमारा यहाँ जॉब ले लिया, तुम नहीं आते तो दिल्ली का कोई बच्चा जॉब करता। मैं बड़ा डिमोटिवेट हो जाता था, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। हाँ, एक ही चीज था, डिटर्मिनेशन था, हार्ड वर्किंग था। तो मैं बार बार उधर जवाब नहीं दे पा रहा था, बट मन में तो थी जवाब देना है और अपने काम से जवाब देना, बदतमीजी नहीं करना है। तो मैंने एक दिन बोला कि संजोग से वो मैडम थी, तो मैंने बोला मैम एक बात बताऊं, मैं ठीक है मैं मानता हूँ मेरे में टैलेंट। रवि भाई, हम सब ने सुना है, जितने भी बिहार से बाहर रहे हैं, पढ़ाई की, ये जॉब किया, कुछ भी किया, ये सब ने सुना है कि तुमने हमारा जॉब खा लिया। तो फिर मैंने ये सबके दिल का जी, तो मैंने बड़ा अच्छा जवाब दिया और उनके जवाब से जब मैं फिर आपको सुनना चाहूंगा। जी बस थोड़ा मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, थोड़ा सा भाई, फिर से मैं आऊंगा, थोड़ा सा मैं बस लास्ट कंप्लीट कर देता हूँ। और उसमें फिर मैंने उनको यही बोला कि शायद हाँ मेरे में वो टैलेंट है जो मैं आपके यहाँ जगह पे जॉब कर सकता हूँ, बट आप में वो टैलेंट नहीं, आप वापस बिहार जाके खेती कर सकते हो। तो हम खेती कर सकते हैं, टाई भी पहन सकते हैं, धोती भी पहन सकते हैं, सूट भी पहन सकते हैं और जींस भी पहन सकते हैं। तो हमें है वो कला, लेकिन अब टाइम उस कला को वापस इम्प्लीमेंट करने का। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तिका, ओवर टू यू। आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, अभी विप्रेंदु सर बता रहे थे कि कैसे इन्होंने एयरपोर्ट पे देखा कि माइग्रेंट लेबरर सारे वापस जा रहे थे। अभी पुणे में एक वीक पहले यहाँ का जो लोकल न्यूज़पेपर है उसमें हेडलाइंस थी कि यहाँ के जो टॉप के होटल्स हैं, 5 स्टार होटल्स और रेस्टोरेंट चेन्स हैं, वो अभी बंद होने के कगार पे हैं, क्योंकि हमारे बिहार और यूपी से जो लोग वहाँ काम करते थे वो घर से वापस नहीं आ पा रहे हैं, आना नहीं चाह रहे हैं। तो सर मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि हमारे बिहार के लोग बाहर आकर इनके करोड़ों अरबों की संपत्ति संभाल रहे हैं। आज इनकी ये हालत हो गई कि लॉकडाउन में जब हम वापस घर चले आए तो ये अपना बिजनेस भी नहीं रन कर पा रहे। मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है, पर ये इनको हमने अब हमारी क्या कैपेबिलिटी है और हमें मिलता क्या है, मेरे कहने का ये मतलब है। दूसरी बात, मैं ये शिक्षा पे ये बात करना चाहूंगी कि जैसे कॉलेजेस की बात हो, पटना के या बिहार की कॉलेजेस की बात हो, तो मेरा मानना है कि सरकार को सबसे पहले इस ओर कदम उठाना चाहिए कि जैसे पटना में हम 5-6 कॉलेजेस जानते हैं जो कि ए लिस्टर कॉलेजेस हैं, जैसे जेडी वुमेन्स है, मगध महिला है, पटना कॉलेज है। तो मेरा कहना है कि पहले जैसे बगल में हमारे बगल के राज्य को देख लीजिए, झारखंड, जहाँ पे 3-4 सिटीज हैं जो कि बहुत डेवलप्ड है, रांची, बोकारो, जमशेदपुर। उस तरीके से हमें बिहार में भी सिर्फ पटना पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। अगर पूर्णिया से बच्चे पटना पढ़ने आ रहे हैं तो पटना से भी पूर्णिया जाने चाहिए। पटना में सीट्स की कमी है, लोड इतना ज्यादा है कि अगर पटना वुमेन्स कॉलेज की मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूं, मास कम्युनिकेशन की, तो 100 सीट्स हैं। तो अगर 100 सीट पे अगर हजारों बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, अगर मुझे मौका नहीं मिला तो ऑब्वियसली मैं बिहार से बाहर जाऊंगी अगर मुझे मास कम्युनिकेशन परस्यू करना है। तो मेरा कहना है कि सरकार को पहले पटना पे से लोड डिक्लटर करना पड़ेगा, उस पे लोड कम करना पड़ेगा। दूसरे शहर, जैसे बीच में जब नीतीश जी पहली बार आए थे तो उन्होंने भागलपुर पे बहुत ध्यान दिया था, मुंगेर पे थोड़ा काम हुआ था, लेकिन वो सारा काम रुक गया, अब कुछ नहीं है वहाँ पे। तो कम से कम सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा कि हमारे लिए अपने राज्य में ऑप्शंस क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसे सर ने बोला कि मौका और मजबूरी में, और हमारा क्या है सर ना, हमारे बिहार के जो बच्चे, मैं शहर के बच्चों की बात नहीं कर रही, जो युवा जो गांव में रहते हैं, हमारे लिए जॉब करना लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है। हमारे यहाँ ये नहीं है कि घर में 10 लोग जॉब कर रहे हैं तो मैंने बिजनेस कर लिया या नहीं किया तो चल गया। हमारे यहाँ ये नेसेसिटी है, अगर हम जॉब नहीं करेंगे तो हम खाएंगे नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें बाहर जाना पड़ेगा। सरकार की तरफ से बैकअप है नहीं, घर से पैसा लगा नहीं सकते, तो हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम बाहर जाकर काम करें। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज आ रही है जी, अब आ रही है। सॉरी, मैं सारे स्पीकर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैं जितने कमेंट्स साइड से आते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं और वो भी अपनी बातें रख रहे हैं, तो मैं उनका यहाँ फ्लैश कर रहा हूँ। आपको दिख रहा होगा सारे कमेंट्स आपको नीचे, आप उन कमेंट्स को भी ध्यान से पढ़ेंगे और जो भी स्पीकर इनका रिप्लाई करना चाहेंगे आप उंगली उठाएंगे, मैं आपको बुलाऊंगा। धन्यवाद। हाँ वर्तिका, कंटिन्यू। यस सर, जैसे इन्होंने पूछा शंभुकांत जी ने कि हम इस पे मैं एक छोटा सा बात बोलना चाहूंगी। हमारे राज्य में नाम पे काम बहुत होता है,
अगर मैं एक कैपेबल कैंडिडेट हूँ, मुझे प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है, तो लोग होते दूसरे राज्य में भी हैं, लेकिन हमारे राज्य में ये चीज बहुत ज्यादा है कि चलो ठीक है, ये फलाना मंत्री का या चीफ सेक्रेटरी या किसी का कुछ लगता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट उसको जाएगा, ना कि उसको जो कि इसके कैपेबल है। तो इन सारी चीजों को लेके मैंने खुद इन चीजों को झेला है, तो बहुत उदासीनता आ जाती है युवाओं में। उन्हें लगता है कि चलो अगर हमें ऐसे ही जीना है तो हम बाहर जाकर जिए, हमारी लाइफस्टाइल में भी बदलाव आएगा। और सर बाहर में जैसे लॉकडाउन में सर कहते हैं ना, मुझे सबसे ज्यादा बुरा तब लगा था जब बिहार का होकर मुझे दूसरे वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाना पड़ा था। सबसे ज्यादा दुख मुझे इस बात की हुई थी, मैं बिहार से हूँ लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाती। जैसा सर ने बताया, विमलेंदु सर ने, रवि रंजन सर ने, कि हम चाह कर भी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाह कर, आईटी वाले क्या करेंगे बिहार में आकर? टाटा ने कोशिश की, विप्रो ने कोशिश की, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इनके पास जमीन नहीं होता है, जमीन दे देंगे तो उसके बाद का सोल्यूशन क्या है? सर सोल्यूशन तो दोनों तरफ, मेरा कहना है कि अगर किसी राज्य को डेवलप करना है तो समाज और राजनीति दोनों को साथ साथ चलना पड़ेगा। सोच भी बदलनी पड़ेगी और नई चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर मैं अभी एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, ठीक है, इसके खिलाफ अगर सबसे ज्यादा आवाज उठा तो बिहार से उठा। बिहार के युवाओं का कहना था इसके खिलाफ। बिहार का युवाओं का कहना था कि हमारे टीचर ट्रेंड नहीं है, हमारे पास गैजेट्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। क्योंकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें इन्होंने सरकार ने ये बात की है कि वोकेशनल कोर्सेज जो है या स्किल्स पे जो बात है वो अब 5th-6th स्टैंडर्ड से बच्चों को कराई जाएगी स्कूल में। तो इन सारी चीजों को ये सरकार हमारे लिए कर रही है। वो पॉलिसी बनाएंगे, चले जाएंगे, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम हमारा है। तो अब जैसे बच्चे हैं, बच्चों का भी कहना सही है कि हमारे स्कूल में लैपटॉप नहीं है, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? तो सरकार को इन चीजों को, अब यहाँ गठबंधन की सरकार है, जिसने पॉलिसी बनाई वो यहाँ भी पावर में है, तो उनको ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा कि हाँ, अगर हमारी पॉलिसी बनी है तो हम इनको इम्प्लीमेंट करें। बिहार से ही आवाज क्यों उठी इतनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अलावा? मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। यहाँ पे जो आप फ्लैश कर रहे, जो ये फ्लैश हो रहा है देख रहे हैं आप, इसको पढ़ लिया आप सबने कमेंट को, रवि पराशर जी। बहुत ही गंभीर मुद्दा है एक्चुअली ये, हम इस पे भी आएंगे, लेकिन इसके पहले मैं लगे हाथ पूछना चाहूंगा विमलेंदु भैया आपसे कि बिहार में जो अभी पिछला टर्म था, बीजेपी और जदयू की सरकार थी। जदयू यहाँ पे नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री थे और केंद्र में भी बीजेपी है, तो उस हिसाब से बिहार को बहुत ज्यादा 5 साल में प्रोग्रेस करना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन ऐसा हुआ क्या और क्यों नहीं हुआ? ये हुआ तो क्यों हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये आपको बताना है। बिल्कुल नहीं हुआ। मैं 2-3 बातें कहूंगा कि नीतीश जी का जो सेकंड टर्म था, ये थर्ड टर्म है। सेकंड टर्म में उन्होंने एक इन्वेस्टर्स मीट किया था यहाँ। कुछ लोग जो संभावित निवेशक थे उनकी एक मीटिंग हुई थी और उसमें ये सिंगल विंडो पॉलिसी कि अगर कोई यहाँ इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहता है तो सिंगल विंडो क्लियरेंस पॉलिसी कि आपका एक ही जगह सारा काम हो जाएगा, आप यहाँ इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कीजिए। कोई इन्वेस्टर नहीं आया। एक सूरत से आया था जो ज्वेल्स को पॉलिशिंग के लिए, ज्वेल्स को पॉलिश किया जाता है, हीरा को कट किया जाता है, एक यहाँ पर यूनिट आया और पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया में वो इस्टेब्लिश हुआ। काफी चर्चा हुई थी और अब वो है भी या नहीं इसकी कोई चर्चा नहीं है। कोई निवेशक क्यों नहीं आता है? आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, मैं पूछता हूँ ये 73 साल हो गए आजादी के, तब तक सड़क, बिजली और पानी का माला जपते रहेंगे? ये तो कब का हो जाना चाहिए। इन्वेस्टर क्यों आए? हमारे बच्चे कोटा में जाकर पढ़ाई करते हैं और कोटा एक कोचिंग हब बन गया, रायपुर एक कोचिंग हब बन गया, बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए भोपाल जा रहे हैं। हमारा पटना या हमारे बिहार के और शहर ये हब क्यों नहीं बन पाते हैं? आप चले जाइए खजांची रोड और वो पटना यूनिवर्सिटी के एरिया में, बच्चे लॉज में जो रहते हैं वो समझिए कि जिंदगी का सबसे कठिनतम दौर है उनका जो रहते हैं। एक दड़बन हुआ कमरा होता है और उसमें स्टूडेंट रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। हम उनको यह सुविधाएं बिहार में क्यों नहीं उपलब्ध करवा पाते हैं? न कोई निवेश है, न बच्चों को पढ़ाई की सुविधा है। हम तो उनसे अपेक्षा करेंगे ना, सरकार से अपेक्षा करेंगे। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, नीतीश जी ने जो कहा था कि जो मजदूर आए थे उनको रोजगार देंगे, वो नहीं हुआ।
जो निवेशक को बुलाए निवेश नहीं हुआ। अभी तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे 10 लाख लोगों को। बड़ी अच्छी बात है भैया, किस सेक्टर में आप रोजगार देंगे? रोजगार, बेरोजगारी दूर होती है रोजगार के सृजन से। रोजगार का सृजन का क्षेत्र क्या होगा ये आप बताइए, किस क्षेत्र में आप इंप्लॉयमेंट देंगे? ठीक है, इंप्लॉयमेंट देंगे, उसका कभी आपने ये आकलन किया है कि उसमें बजट राजस्व पर कितना भार पड़ेगा और उसकी व्यवस्था कहां से होगी? आपके पास इतना राजस्व नहीं है कि आप वेतन दे सकें। दावा कर देना बहुत आसान होता है, लेकिन उसका कुछ ब्लूप्रिंट हो, कुछ उसका लाइन तो हो कि जिस पर हम किस लाइन पर जाएंगे आगे और यहाँ लोगों को रोजगार देंगे। आश्वासन के ईंधन से नहीं चलती है सरकार, हमको बेसिक चीज पर आना है। आप एक चीज मैं बताता हूं, मैंने कल भी एक चर्चा की थी टूरिज्म की। रवि जी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से हैं, मैंने टूरिज्म की चर्चा की थी। आपको अगर रोजगार सृजित करना है तो यहाँ के शिल्प पर ध्यान देना पड़ेगा। मंजूषा आर्ट, मधुबनी पेंटिंग, जो आर्ट एंड क्राफ्ट है उस पर ध्यान देना होगा। इसका विदेश में बाजार है। इसके अलावा एग्रो फील्ड में आपको ध्यान देना पड़ेगा, पर्यटन को बढ़ावा देना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास समुद्र नहीं है, पंजाब और हरियाणा में कौन सा समुद्र है, लेकिन वो आगे है ना। मैं एक बात कहता हूं कि एग्रीकल्चर एक बड़ा सेक्टर है। प्लूरल्स पार्टी की जो अध्यक्षा हैं पुष्पम प्रिया चौधरी, मैं उनका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, ललन टॉक पे सुन रहा था। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर जो हमारा उत्पाद है वो पूरे देश में सबसे निचले पायदान पर है। पंजाब और हरियाणा में बहुत ज्यादा है। जो नेशनल एवरेज है उसके इक्विवेलेंट भी हम आ जाए तो हम बहुत तरक्की कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो ये एक विजन हुआ भैया। समय की हमको समय फैक्टर भी देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हाँ, आगे बढ़िए। और आप एक कमेंट यहाँ पे फ्लश कर रहा हूँ, मैं देख पा रहे होंगे। सुबोध कुमार झा ने लिखा है, आप सब पढ़ लें पहले, और मैं चाहूंगा कि रवि जी आप इसका आंसर करें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक सर ने तो बड़ा अच्छी बात बोली, और मैं बताऊं सर कि आप किसी भी पॉइंट पे बात किए तो हम सबसे नेशनल एवरेज से सबसे नीचे है। हम किसी चीज में बेस्ट है तो ईगो में बेस्ट है, हमारा ईगो सबसे बेस्ट है। नेशनल एवरेज अगर कुछ कहोगे तो सबसे ज्यादा ईगो हमें ही है। तो बिहारी को ईगो बहुत है, और हर चीज में, खेती, पढ़ाई, पॉपुलेशन, लिटरेसी, व्हाटएवर, सिविक सेंस, हॉर्न बजाना हो तो जबरदस्ती बजाएंगे ही, तो हम नीचे हैं। आते हैं क्वेश्चन पे, सुमोद कुमार झा जी के क्वेश्चन पे। मैं बिल्कुल इस चीज से एग्री करता हूँ। एक नई होप लेके आई है मैडम पुष्पम प्रिया चौधरी जी, और मैं हमेशा मानता हूँ कि एक समाज के एक जनप्रतिनिधि को पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। आप एक आवाज होते हो, जैसे कि हमारे पेरेंट्स एक आवाज होती है फैमिली का। आज भी हमारे घर में शादी का कार्ड वगैरह आता है तो पिताजी के नाम पे आता है, ऐसा नहीं है कि हम सबके नाम पे आ जाता। तो वो एक आवाज है, पढ़ी लिखी है, और मैं उनसे रिलेट इसलिए करता हूँ, वो प्रॉब्लम से ज्यादा सॉल्यूशन पे बात करती है, और मैं हमेशा सॉल्यूशन की बात करता हूँ। और वो बहुत अच्छी बात बोलती है, टूरिज्म की बात करती है, एग्रीकल्चर की बात करती है, वो इको टूरिज्म की बात करती है। और मुझे इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि उन जैसी जगहों पे उन्होंने हमें आंख खोला है जो हम अपने पड़ोस में था और हमें पता नहीं था, और अब हम देख पा रहे हैं कि उस पर हम काम कर सकते हैं। तो इन चीजों में मैं चाहूंगा कि नीतीश जी और यहाँ बैठे पैनलिस्ट, और खासकर नीतीश जैसे यूथ लोगों को, कि ये एक्टिव पॉलिटिक्स में आए। हमसे ना बैकफुट में बहुत काम कर लिया, बैक बेंचर बन गए, बैक ड्रॉप में काम कर लिया, अब फ्रंट पे काम करने का है। नहीं तो जिंदगी भर हम आवाज उठाते रहेंगे, कंप्लेन करते रहेंगे। मैं सिंह सर को बोलता हूँ, नीतीश जी को बोलता हूँ, एक्टिव में आइए। अगर आपको लगता है पीपीसी यानी पुष्पम प्रिया चौधरी की आइडियोलॉजी अच्छी लगती है, आप फ्रंट में आइए ना। इस बार नहीं जीतेंगे, अगली बार जीतेंगे। और हम एक आशा की किरण तो रखते ही हैं सर आगे बढ़ने के लिए। तो मैं झा जी के बात से मैं बिल्कुल सहमत करता हूँ, हमारी जाति बिहारी होनी चाहिए, और तभी कास्ट पॉलिटिक्स हटेगा। और जिस दिन ये हट गया सर, मैं मानता हूँ कि जो सबसे नीचे है ना, वही सबसे ज्यादा डेवलप भी होता है। तो बिहार की डेवलपमेंट 100% ग्रोथ करेगी। थैंक यू। जी सॉरी, मैं चाहता हूँ श्यामा, आपने सेम क्वेश्चन देखा ना, 2 पॉइंट्स में आपका भी चाहूंगा इस पे। जब कास्ट पॉलिटिक्स की बात आती है तो मुझे लगता है कि कास्ट पॉलिटिक्स के वजह से हमारा बिहार पूरी तरीके से बिखर गया है, टूट गया है। अभी तो झारखंड भी बिहार से अलग हो गया है, तो अभी बिहार के पास कुछ बचा नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। और दूसरी बात ये भी आती है
कि कहीं ना कहीं कास्ट पॉलिटिक्स में हमारी आपकी सोच भी है, इन्वॉल्व है, कि हम लोग सोचते हैं कि हम अपने कास्ट को आगे बढ़ाएंगे। नेपोटिज्म की भी बात आई थी, तो नेपोटिज्म भी है, काफी सारी चीजें हैं। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ साथ हमें भी अपनी सोच बदलना पड़ेगा, हमें भी अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा कि हम कैसे गवर्नमेंट को आगे बढ़ाएं और गवर्नमेंट को रूल में लाएं कि हमारा बिहार डेवलप करे, वो हमारे बिहार के बारे में सोचे। लाइक अभी पुष्पम प्रिया जी की बात हो रही थी, तो मुझे भी उनकी आइडियोलॉजी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। लाइक उन्होंने जो है बिहार की जो चीजें हैं जिससे और भी डेवलप किया जा सकता है, उनके काफी सारे इंटरव्यूज मैंने देखे, उसके बारे में उन्होंने बोला है। और कास्ट को साइड में रख के वो बात करती है, सबसे अच्छी बात है। अभी काफी सारे विरोधी भी हैं उनके, जो ये कह रहे हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक होप लेके आई है हमारे लिए कि नहीं, अब कास्टिज्म नहीं, अब मुद्दे अच्छा की श्यामा, बात यहाँ हो, मैं टोकना अब चाहूंगा, डेवलपमेंट की बात हो। ये कहीं ना कहीं जो ये इन सब विरोधी, चीजों में श्यामा मैं टोकना चाहूंगा, ये विरोधी हैं या उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं अभी, या समझना नहीं चाहते हैं? समझ नहीं पा रहे हैं, ये बेवकूफ लोग हैं, मैं तो ये कहूंगी। समझ बेवकूफ नहीं नहीं आ बोलना, रहे, अरे बात है, विवाद हो जाएगा। ये इतने खो गए हैं। बिहारी ईगो की बेवकूफ भी से बात ज्यादा आई है यहाँ अड़ियल पे, है, अड़ियल है, अड़े बिहारी हुए ईगो की हैं भी कि हमको बात नहीं आई थी। समझना है। अभी रहीम जी ने हाँ, बोला ये भी ना कह कि हम सकते हैं। बिहारी के पास अगर सबसे हाँ, ज्यादा बस पूछे तो वो लॉजिक शब्द है। लॉजिक को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि हम लॉजिक को सही एक्सेप्ट है। नहीं करेंगे। ठीक है, जबकि लॉजिक सही है, पॉइंट है, टू दी पॉइंट है लॉजिक की, चलिए डेवलपमेंट चाहिए। ठीक है, चलिए, कास्टिज्म शॉर्ट नहीं में, चलेगा, लेकिन ये लोग शॉर्ट मानने को में तैयार नहीं है। और एक और, हाँ, एक और दूसरा मुद्दा ये आता आपकी है आवाज कट कट के आ रही कि है। अभी बस हम लोगों में, जब हम लोग, हेलो हेलो, आवाज आ रही है इधर। हाँ हाँ अभी बोलिए। सही है? हाँ अभी ठीक है। हाँ हाँ, अभी दूसरा मुद्दा ये भी आता है कि हम लोगों में ना, बिहारियों में सिविल सर्विसेज का एक होड़ लगा रहता है। ठीक है, हम्म, कि नहीं, हम्म, हमें सिविल सर्विसेज ही करना है। माँ बाप को भी रहता है कि नहीं, हमारा बच्चा आईएएस क्रैक करेगा या फिर इंजीनियर हम्म, डॉक्टर बनेगा। कहीं ना कहीं मुझे हम्म, लगता है कि इस सोच से बाहर निकलने की जरूरत है हमें, आपको। हमें आपको सिर्फ सिविल सर्विसेज का काम नहीं है, हमारे बिहार को बहुत सारी चीजों की जरूरत है, बिजनेस की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो लोग अपने माइंड को इस तरीके से यूज करें कि उनका जो पैशन है, लाइक मेरा सिंगिंग पैशन था, तो मैंने स्टार्टिंग से सिंगिंग पे ही फोकस किया। मेरे फैमिली ने भी मुझे ये कहा कि नहीं, तुम आईआईटीएन बन जाओ, तुम आईएएस बन जाओ, और भी काफी सारी चीजें हैं, आईआईटी क्रैक कर लो, नीट क्रैक कर लो, लेकिन नहीं करना था, पैशन था। तो मेरा कहीं ना कहीं यूथ से कहना है कि आप पैशन फॉलो कीजिए, पैसे को फॉलो मत कीजिए। कि हाँ, पैसा तो अगर आपको बिजनेस करना है तो वहां आप ये सोचते हो कि हम पैसे से पैसा बनाएं। और कहीं ना कहीं इन सब के बाद, सेल्फ के बाद, कहीं ना कहीं खुद के बाद, आप ये भी सोचे कि हमारा समाज का और हमारे बिहार का डेवलपमेंट कैसे। ठीक है वर्तिका, मैं चाहूंगा कि आप मनोज जी का आंसर लाइक करें। अभी जैसे, हेलो हाँ आपकी आवाज आ रही है, बताइए। सर, ये मेरे पापा हैं और ये तो चलिए, ये तो और भी अच्छा हो गया। आप ही बताएं इसके बारे में। तो मैं ये जैसे इन्होंने पहले लिखा तो पापा जी बिहार, को नमस्ते बोलिएगा हम सभी की तरफ से। मैं तब से पढ़ रही थी, मुझे लगा कि इसके बाद मेरी बारी है, मेरे पापा का क्वेश्चन मेरे पे ही आएगा। तो सर, तो इन्होंने लिखा है पापा को आप घर में रिप्लाई कर देंगे या यहाँ करना चाहेंगे? सर, जैसी आपकी मर्जी। नहीं बताइए, हाँ आंसर कीजिए। सर, जैसे इन्होंने लिखा है बिहार एक गरीब राज्य है। सबसे पहले तो हमें ये दिमाग से निकालना पड़ेगा, हमारे मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री चुने गए थे तब से ये 5 साल से पिछड़ा राज्य का पैकेज मांग रहे थे। अगर आपकी मानसिकता, सोच शुरू ही वहीं से होती है कि हम पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है, बीमारू राज्य है, तो आप अपने जनता के अंदर क्या विश्वास भरेंगे? जब घर का मुखिया ही पहले ही कह दे कि हाँ भाई, मेरे से कुछ नहीं होगा, आप तो एक तरह से एक नेशनल लेवल पे आके सरेंडर कर रहे हैं कि मुझे पिछड़ा राज्य का पैकेज दो, मुझे गरीब राज्य का पैकेज दो। तो ये शब्द तो पहली बात इस्तेमाल होना नहीं चाहिए। एक्चुअली हम सबको ना ये सुन के बड़ा गुस्सा आ रहा था अंदर। मैं तभी तो एक्चुअली बाहर पढ़ाई, मतलब नहीं, मैं हाँ जो नहीं काम कर रहा था, पढ़ चुका था, लेकिन उस समय ये सुना। एक्चुअली ना मुझे 2 चीजों से बड़ी नफरत है। कोई अगर बिहार को बीमारू बोल दे तो मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है, मुझे कोई अगर बिहार को पिछड़ा बोल दे अभी भी तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मतलब पता नहीं, एक फैक्टर है, हम मानते हैं, लेकिन ना सुनने में बड़ा अजीब लगता है। अच्छा रवि भाई सही बताइए, लगता है कि नहीं लगता है? यही देखिए, ठीक है, हम लोग बोल दे तो हम लोग चुप रह जाते हैं, कोई तीसरा बोल दे उसका मुंह जबड़ा तोड़ देंगे हम लोग। समझ रहे हैं ना? सर, होता है कि नहीं होता है? हेलो
हाँ हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ सर, उड़ीसा जैसे राज्य में जहाँ इतने आदिवासी लोग रहते हैं, झारखंड में इतने आदिवासी हैं, वहाँ पे इतनी पढ़ाई शिक्षा सबकी कमी है, वहाँ के राज्य के मुखिया तो नहीं कहते हैं कि मेरा राज्य बीमारू, पिछड़ा या गरीब है। हम ये क्यों कहते हैं, और उसी के पैकेज को लेके बैठे हुए हैं। तो ये चीज हमें ये चीज तो पहले अपने दिमाग से निकाल देना पड़ेगा। दूसरी बात सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो जैसा श्यामा जी ने बोला, सेम चीज मैंने भी अपने लाइफ में झेला है कि अगर जैसे आपको, पहली बात तो बिहार के युवाओं को ये चीज दिमाग से निकाल देनी पड़ेगी कि सरकारी जॉब और प्राइवेट जॉब ही जॉब है, उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। एक सेट जैसे स्किल डेवलपमेंट हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी कर रहा है, जैसे पटना में, बिहार में, सर नीतीश सर आपसे अच्छा ये कौन जानता होगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कितना स्कोप है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इमेज बिल्डिंग, पब्लिक रिलेशन, ये सब थर्ड लैंग्वेज सीख कर आप कहाँ कहाँ ट्रांसलेटर बन सकते हैं। जब इंडिया अभी एक ग्लोबल विलेज है ये देश, तो पूरा वर्ल्ड, तो आप मतलब इन सारी चीजों का कितने स्कोप है। लेकिन अगर हम सिर्फ फोकस करें कि हमें सिर्फ MA BA मास्टर्स और एक डिग्री लेकर और हमें जॉब मिल जाए, तो आज के जमाने में सर 21st सेंचुरी में ये पॉसिबल नहीं है। हमें बहुत अपना एक स्किल, अपना एक डेवलप करना पड़ेगा अलग से, जिससे हम बाहर के राज्यों के बच्चों के साथ compete कर पाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी सर, जैसे IIT पटना है, और अभी मैंने पिछले साल का ही न्यूज पढ़ा था, इस साल का मुझे नहीं पता, पिछले साल के न्यूज में था कि बहुत सारे सीट्स वेकेंट रह गए हैं। तो सर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार से ही बच्चे बाहर जा रहे हैं, बाहर से बच्चे बिहार आना भी नहीं चाह रहे हैं। अगर बाहर से अगर बच्चे बिहार नहीं आएंगे, एक कल्चर मिक्स नहीं होगा, बाहर के लोगों के से बच्चे, बिहार के बच्चे अगर इंटरैक्ट नहीं करेंगे, जानकारी शेयर नहीं करेंगे, तो वो भी हमारे लिए एक गलत चीज है। अगर दिल्ली के बच्चे बाहर जा रहे हैं तो दिल्ली में भी बच्चे आ रहे हैं। तो हमें एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसी रणनीति बनानी पड़ेगी कि हाँ, अगर हम बाहर से बच्चे जाना हमें रोकना है, तो हमें बाहर से बच्चों को अपने स्टेट में लाने के लिए भी इंतजाम करना है। तो इन सारी छोटे छोटे चीजों, मेरा मानना है राजनीति अच्छी चीज है अगर उसको कोई अच्छा व्यक्ति अच्छे नियत से करे तो। चलिए, मैं एक नेक्स्ट, वर्तिका, मैं आपको पहले ही बोला, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि यू आर अ वंडरफुल स्पीकर, और आपके पॉइंट्स बहुत ही वैलिड होते हैं, और आप सोशल मीडिया पे भी इतना ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। आई जस्ट लव इट, मतलब आपके एक एक पॉइंट्स सुपर होते हैं। रवि पराशर जी का मैं फिर से फ्लश कर रहा हूँ। आप, ये मैं चाहूंगा, आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक कल भी हमारे साथ स्टेशन में थे, मैं चाह रहा था आलोक फिर से जुड़ जाए एक बार। ये वन ऑफ द, ही इज अमेजिंग सिंगर, श्यामा यू मस्ट बी नोइंग, और ये नेशनल फेम के कई कॉन्टेस्ट जीत चुके हैं, और ये कई बड़े प्रोग्राम्स में बुलाए जाते हैं। तो ही इज वंडरफुल पर्सन, वंडरफुल सिंगर एंड वंडरफुल स्पीकर। आलोक, मैं चाहूंगा ये जो आपके सामने जो ये मैसेज आ रहा है, इसका रिप्लाई आप करें। लेकिन शॉर्ट में करना है, हमारे पास अब सिर्फ 10 मिनट है हमारे पास सेशन के लिए। 10 मिनट में थोड़ा हम सोल्यूशन की भी बात करेंगे। आलोक, आप इसका आंसर करना चाहेंगे? आलोक, अपने आप को अनम्यूट कर लें आप, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी। जी बताइए। थोड़ा लंबा सवाल है, मैं थोड़ा पढ़ रहा हूँ, 1 सेकंड बस। आप सवाल पढ़ लें, ध्यान से पढ़ लें। रवि जी, ओवर टू यू, आप कुछ कहना चाहेंगे सॉल्यूशन के बारे में? मैं फिर आलोक आपके बाद, उसके बाद आता हूँ। जी बिल्कुल। जी रवि का सवाल रवि पे आ गया, बहुत अच्छा लगा। मैं इनके लिए बताना चाहूंगा कि जैसे मेरी बात अनवरत होने लगी है संजय जी से, जब से वो टूरिज्म में थे, और एक अच्छा इंटरेक्शन हो गया, तो मेरी बात उनसे एजुकेशन में, तो मैं बहुत खुश हुआ। मुझे थोड़ा बहुत अफसोस भी है कि टूरिज्म से वो एजुकेशन में चले गए, बट बहुत जरूरी, सही बात। एक अच्छा समाज तभी बनता है जब हम शिक्षित हो, और शिक्षित होंगे तो आर्थिक क्रांति बहुत जरूरी है। आज हम सब वाईफाई में बैठ के इतनी अंग्रेजी हिंदी बोल रहे क्योंकि हमारे पास आर्थिक क्रांति है, हमारे पास अच्छा मोबाइल, अच्छा लैपटॉप है, अच्छा डेस्कटॉप है। तो अच्छी शिक्षा बहुत जरूरी है। और मैं ये बताना चाहूँ कि ऑनलाइन पे अब काम होगा। जैसे मेरी जो अपडेट हुई, शायद आप लोगों को न्यूज़पेपर या माध्यम से आएगी, उनका ये कहना है कि जो स्कूल्स की बात हो रही है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं, उसी तरह बिहार गवर्नमेंट के स्कूल उस लेवल पे आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, नई शिक्षा नीति से, जैसे उन्होंने मुझे बताया कि जो अब जो कोर्सेस होंगे, वहाँ जो हम, जैसे मैं अपना पहली अंग्रेजी 8 क्लास के बुक से पढ़ना स्टार्ट किया, अब वो सिर्फ 3 और 4 से स्टार्ट हो जाएगा।
चीजें में उन्होंने बोला बेसिक्स चेंज आएंगे, बेसिक चेंज बुक से आएंगे, उसके बाद हम टेक्नोलॉजी पे जाएंगे। और मुझे जहां तक विश्वास है, संजय जी जैसे लोग हैं हमारे बिहार में जो विजनरी इंसान है, और जरूर कुछ पॉजिटिव हो। जो मुझे अपडेट है मैंने आप लोगों को शेयर किया। थैंक यू सो मच। आपने शॉर्ट में रखा है। आलोक, ओवर टू यू। जी, जैसा कि सवाल था वो ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड था। हम लोग को सबको पता है। विमलेंदु भैया नमस्कार। नमस्कार भैया से पहली बार मुखातिब हुआ हूँ मैं बस यही कहूँगा कि जो नई जो शिक्षा नीति आई है देश में, बहुत अच्छी पहल है। कोई एक इनिशिएटिव आया है और जो कि बहुत अच्छा है, जिसको जो एक फर्दर आगे चेंजेस लेकर के आएगा। लेकिन हम लोग पहले बेसिक्स पहले ठीक करना हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो अच्छी बात है कि जैसे हम लोग को पता है बायजूस है, और भी बहुत एक्स्ट्रा मार्क्स है, और भी बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वगैरह रन कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस, वर्चुअल क्लासेस वगैरह दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग को ग्रास रूट पे, जैसे कोडिंग की एक बात आई थी कि कोडिंग से भी कंपलसरी किया जाएगा, नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। तो एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हो सकता है कि पटना में आप इस चीज को इनिशिएट कर लीजिए, लेकिन ऐसे सुदूर क्षेत्र में जो जहाँ बिहार में जो सरकारी स्कूल की जो हालत है, जहाँ बेसिक एजुकेशन से लोग वंचित हैं, जो स्कूल्स तो बन गए, बिल्डिंग्स बन गई, लेकिन शिक्षा का स्तर वहीं का वहीं है। आप देखते होंगे आए दिन कि एलिफेंट का स्पेलिंग ABCD भी नहीं आता है टीचर्स को। और ये इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि पता नहीं किस बेसिस पे लोग सिलेक्शंस करते हैं। B.Ed होने के बावजूद जो बेसिक एग्जामिनेशंस होता है टीचर्स के लिए, लेकिन फिर भी हालात कहीं ना कहीं वही है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। जो वस्तु स्थिति है वो आप कोडिंग पढ़ाने की आप बात तो कर रहे हैं, लेकिन आप कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, ये बहुत चैलेंज है कहीं ना कहीं आज के डेट में देश के लिए। ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं आलोक, सारे जो ऑनलाइन क्लासेस आज के डेट में हो रहे हैं, ठीक है ना। हम क्योंकि हमारा आज का मुद्दा ब्रेन का है, हम इस मुद्दे को मैं फिर से उठाऊंगा। रवि का एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल है इस मुद्दे पे भी। एक्चुअली ये भी काफी बड़ा सेक्टर है। हम चाहेंगे, मुझे लगता है सब लोग इस पर कुछ बोलना चाहते होंगे, तो हम लोग किसी दिन अलग से इस पर सेशन रख देंगे, है ना। ये एक एक्चुअली अपने आप में जो बिहार के जब बिहार का स्कूलिंग सिस्टम, बिहार के स्कूल में जो फीस का सिस्टम है, जो हर बार ड्रेस का, इसका किताब कॉपी का जो ये है, हम एक बार सिर्फ इन मुद्दों पे बात करेंगे। आपको क्या लगता है, ये मुद्दा, इस मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए? रवि? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अभी अगर किसी चीज पे अगर डिस्कशन होना चाहिए तो 2 पॉइंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है बिहार के लिए। पहला है स्वास्थ्य और दूसरा है शिक्षा। ये दोनों चीज बहुत इम्पोर्टेंट है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलता है। स्वास्थ्य आप देख रहे हैं, शिक्षा में भी आलोक मैंने क्या नोटिस किया है, बड़ों की शिक्षा और बच्चों की शिक्षा अब डेविएट हो चुका है। ये बड़ों की शिक्षा थोड़ी सस्ती है बच्चों की शिक्षा से, तो मैं नोटिस कर पा रहा हूं। जी, आप आज भी देखेंगे कि 90% जो स्कूलिंग होता है वो कहीं ना कहीं 80-90% स्कूलिंग बिहार में वो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल पे डिपेंडेंट है बच्चे आज भी, आज के डेट में। तो एक तो होना चाहिए कुछ, एक विजनरी चेंज इसके साथ आना चाहिए था मेरे हिसाब से, कि 1 नेशन 1 स्कूल होना चाहिए था। आज आप IAS IPS डॉक्टर्स, इनके नेता जो लोग हैं, उनके बच्चे एक पर्टिकुलर एक अलग स्कूल में जाकर के पढ़ते हैं। कोई अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता है, लेकिन वही नेता आज उसके पैरोकार बनते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने बिल्डिंग्स बना दिए, हमने ये रिफॉर्म्स कर दिया, 15 साल पहले ये था बिहार में, हमने ये किया वो किया। लेकिन आप जब उनको बोलेंगे कि उनके बच्चों को जब पढ़ाना है सरकारी स्कूल में, तो वो नहीं भेजेंगे। इस बात को आपको मानना पड़ेगा, ये कड़वा सच है। नीतीश जी एक बात मैं कहना चाहूंगा। नीतीश जी एक बात कहना चाहूंगा जी, अभी ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि नेता जो है सो कहते हैं कि हमने ये कर दिया। आपने जो कुछ कर दिया ये आपकी उपलब्धि नहीं है, आप इसके लिए ही निर्वाचित हुए हैं। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो आपको सवाल झेलना पड़ेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। सही बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी। अच्छा बोलेंगे हम, क्योंकि ताली राजा को तो गाली भी राजा को, एक कहावत है हमारे यहाँ। जी। अगर आपने कुछ ये एक निर्माण करवा दिया तो उसका आप ढिंढोरा न पीटें, आपकी यही जिम्मेवारी है, आपको यही करना है। अगर हम पथ निर्माण विभाग के सचिव हैं तो सड़क बनाना ही हमारा काम है, ये हमारी उपलब्धि नहीं है। लेकिन अगर नहीं बना पाए तो हमें इसके लिए जवाब देना पड़ेगा।
ठीक है, बिल्कुल। हमारे पास आखिरी 5 मिनट बचे हैं। मेरा एक कॉमन सवाल है, सभी से शॉर्ट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। इस ब्रेन ड्रेन के लिए आज भी बिहार के बच्चे बिहार में नहीं पढ़ के बाहर पढ़ना चाहते हैं, या 11th 12th 10th इवन 10th ही पास करते हैं कि वो इस तरह से बाहर भागना चाहते हैं जैसे उनको किसी ने पकड़ के रखा हो, कैद करके रखा हो, ठीक है। इसके पीछे मैं रोजगार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्कूल में, देखिए क्योंकि बच्चे का जो दिमाग होता है ना, वो स्कूल के टाइम से एक बार बाहर चला गया और उसके फिर वहां से उसको पैसा मिलने लगा, फिर उसको लाइफस्टाइल अच्छा लगने लगा, वो कभी फिर जल्दी नहीं आना चाहता जब तक उसके खून में बिहार नहीं है, ठीक है। तो मेरा सबसे कॉमन सवाल ये है कि क्या इस चीज के लिए समाज कितना जिम्मेदार है, और हमारा खुद का जो आंतरिक परिवार है, हमारा जो आसपास का जो समुदाय है, परिवार है, समाज है, वो कितना जिम्मेदार है इसके लिए। सभी से मैं चाहूंगा, श्यामा से शुरू करूं मैं, शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा। श्यामा, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी जी हेलो। जी जी आ रही है, बोलिए। तो मैं ये ज्यादा जिम्मेदार है इन सब चीजों को क्योंकि हम आप गवर्नमेंट चूज करते हैं और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जिसे चूज कर रहे हैं वो खुद कितना एजुकेटेड है, क्योंकि सबसे पहले उसे खुद एजुकेटेड होना पड़ेगा, उन्हें खुद एजुकेटेड होना पड़ेगा इन चीजों को समझने के लिए कि एजुकेशन को सही मायने में कैसे लाया जाए और कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ हो पाए। नेट लैग हो रहा है कारण। आपका एक्चुअली कुछ कनेक्शन इशू आ रहा है थोड़ा सा। आपको मेरी आवाज आ रही है? वर्तिका, ओवर टू यू। सर, मैंने जैसे इससे पहले भी बोला था कि अगर समाज का इसमें बहुत बड़ा रोल है। जैसे हम पहले बचपन में ही डिसाइड कर लेते हैं कि आपको IIT जाना है, आपको EEE में इतने रैंक आने चाहिए, पहले तो ये सोच बदलनी होगी। दूसरी बात, जैसे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से थोड़ा टाइम लेके बताऊंगी कि जैसे मैं इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती थी, ठीक है। तो जैसे इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में सर, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि आपको 5 बजे घर आ जाना है, 6 बजे घर आ जाना है, आपके शोज रात को होते हैं, आपके क्लाइंट्स मीटिंग रात को होती है। तो समाज को ये बात समझनी होगी और इस चीज में बदलाव लाना होगा कि हर काम 9 to 5 वाला जॉब नहीं होता है। मैं स्पेशली ये लड़कियों को ध्यान में रखते हुए ये बात कर रही हूँ, लड़कों को नहीं, कि पहले ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि सोच समाज को बदलनी होगी कि अगर टाइम अगर 7 बजे है, 8 बजे, अगर फैमिली सपोर्टिव भी है तो दूसरे लोग उंगली उठाते हैं तो फिर फैमिली पीछे हट जाती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिस पे ध्यान देना होगा। राजनीति पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले जो हमारे जो अभी पार्टी इन पावर हैं, उन लोगों को पहले ये सोच खत्म करनी होगी कि 15 साल में आपने क्या किया तो 15 साल में आपने क्या किया। अब आप बताइए कि अगले 15 साल में आप क्या करेंगे। अब ये सोच खत्म करनी होगी। तो मेरा मानना है कि समाज और राजनीति दोनों को साथ में चलना होगा। हमें वोट उस हिसाब से करने होंगे। सर, जैसे इलेक्शन के 6 महीने पहले से मैं देख रही हूँ कि बिहार के किसी गांव में बंदूक लेके लोग ऑलरेडी कैंपेनिंग करना शुरू कर दिए। किसके लिए मैं बोलना नहीं चाहूंगी, ठीक है। तो आपको लिखना चाहते होंगे वो। सर, मैं वही कह रही हूँ ना कि आप ऑलरेडी पोस्टर 6 महीने पहले से बंदूक लेकर आप कैंपेनिंग कर रहे हो और आप शिकायत करते हो कि सरकार हमें रोजगार नहीं देगी। कैसे देगी और क्यों देगी? चाहूंगा आज के डेट में भी क्या ये दल बल पैसे बंदूक की राजनीति, पैसे तो खैर मुझे पता है कि राजनीतिक दल में कितना कितना करोड़ों का डील हो रहा है, वो सब हम सबको क्योंकि मीडिया में आ चुका है, पता है हमें। लेकिन आज भी बंदूक के बल पे राजनीति होती है, ये शोभा देता है क्या? मतलब बिहार में सुनने में थोड़ा पता नहीं लगता आज के डेट में भी, 2020 में भी? सर, अब होती है, मैंने तो देखा है न्यूज पे करते हैं लोग। 6 महीने पहले से कैंपेनिंग चालू है एक पार्टी के एक नेता के लिए। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, जो यहाँ बैठे हैं सब समझ चुके होंगे लेना भी नहीं है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो फिर हम कैसे शिकायत कर सकते हैं अपने राजनेता से कि आप शिक्षा और रोजगार पे काम नहीं कर रहे हैं? हम उनको चुनकर ला रहे हैं। रवि जी, ओवर टू यू। शायद हम क्वेश्चन कुछ और था, हम भटक गए अपने मुद्दे से, और हमारा क्वेश्चन यही था कि ब्रेन ड्रेन का। तो मैं बोलता हूँ इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल कोटा है, और शायद मेरी बातों से आप सब पैनलिस्ट सहमत करेंगे। कोटा में हमारे पूछा रवि भाई, मैंने एक कॉमन क्वेश्चन सबसे भी पूछा, उसका आंसर चाह रहा था कि
मैं फिर से दोहरा देता हूँ मेरा क्वेश्चन कि बिहार के बच्चे आज भी 10th-12th करते ही बाहर भागना चाहते हैं, बाहर जॉब करना चाहते हैं, बाहर पढ़ना चाहते हैं, बाहर की लाइफस्टाइल में वो चकाचौंध में खो जाते हैं, और उसमें से अगर 10 गया है तो 2 ही वापस लौट के आता है। ये भी बहुत टफ है। तो इसका क्या मुख्य कारण राजनीति है बिहार की, बिहार का समाज है, बिहार की अभी भी सोच है, या आपको क्या लगता है, क्या फैक्टर है? नहीं, इसमें सर इसी पे मुद्दे पे मैं आ रहा था, मैं आपका क्वेश्चन बिल्कुल याद था और मैं अपने टॉपिक के लिए भी रेडी था। और इसमें बिल्कुल मैं कहूँगा परिवार, समाज, तब सरकार। और मैं बिल्कुल वर्तिका जी से मैं सहमत हूँ कि आपके बच्चे पैदा होने के साथ डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, बच्चे को पता नहीं होता मैं क्या बनूंगा। और इसका एग्जाम्पल आप और मैं दोनों हैं। आप इंजीनियरिंग कॉलेज गए, वहां से आपने फैशन डिजाइनिंग कोर्स किया और आज देखिए देश दुनिया में अपनी नाम रोशन कर रहे हैं। मैं गया था पढ़ने कुछ और होटल मैनेजमेंट कोर्स कर लिया, और लोग आज भी कहते हैं तुमने होटल में क्या बैरा का जॉब करते हो क्या? तो मैं बोलता हाँ भाई, तुम्हें जो समझ आ रहा है वही। बट एक इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है, लोग समझ नहीं पाते, सीख नहीं पाते। जी जी जी। तो मैं इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा दूंगा टॉपिक पे आते हुए कि कोटा बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और कोटा में हमारे बच्चे हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, और टीचर भी यहीं के हैं। और बहुत बार पता चल जाता है, टीचर पूछते कहाँ से हो तो बिहार में। पूर्णिया कहाँ हो तो अरे आसपास मोहल्ले के निकल जाते हैं। तो उस समय से जो 10th से बच्चे बाहर निकलते हैं, 10th के बच्चे के बाद फिर पढ़ लग जाता है, और पढ़ लगने के बाद उनको मॉल, उनको गर्लफ्रेंड, उनको मोबाइल, उनको इंटरनेट, उनको फैशन, उनको लेट नाइट पार्टी वगैरह की आदत होती है। तो फिर वही चीज जब वो घर लौटते उन्हें नहीं मिलती है। एक तो मजबूरी, मैं मिस्टर सिंह के साथ सहमत हूँ, और वो चीजें इनको यहाँ नहीं मिलती है तो उन्हें मन नहीं लगता। और दूसरी चीज, मनसा में बार बार बोलता हूँ, नियत साफ हो तो हर चीज हर जगह अवेलेबल हो सकता है। और जैसे जैसे उनको आगे बढ़ते जाते, पीछे मुड़ के वो देखते नहीं है। जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ, वृक्ष वही वृक्ष में फल अच्छा लगेगा जिसका रूट्स बहुत मजबूत है। और हम सब का मजबूत है, और लेकिन हम सब भूल जाते हैं उस चीज को। तो इस चीज को मैं वही बोलूंगा कि हम वापस आना चाहते हैं, सुविधा भी नहीं है। और जैसे मैं अपना खुद बोलूँ तो अच्छे होटल्स नहीं है, तो मैं बिहार में कहाँ आऊँ? मैं अपने आप से रिलेट करता हूँ। एक पटना में लेमन ट्री के अलावा कोई होटल्स नहीं है। हम कई सालों बाद झारखंड 2000 में हमसे अलग हुआ, और झारखंड में अच्छे अच्छे ब्रांड के होटल्स हैं। तो मैं अपना जो करंट लाइफस्टाइल को नीचे करके नहीं आऊंगा बिहार। मैं चाहूंगा या तो सिमिलर आए, और या तो मुझे कुछ ऐसा हो इसलिए आऊं। हाँ, अगर मेरे अंदर कोई भूत सवार है तभी मैं बहुत सेक्रीफाइस करके आ जाऊं। जैसे कि पुष्पम प्रिया चौधरी इतनी अच्छी लाइफस्टाइल जी रही थी, अभी भी बिहार में ऑडी में घूम रही हैं। उनके बात करने का स्टाइल, मैं उनको इंटरव्यू शुरू से मैं देख रहा हूँ बार बार। हिंदी ठीक से नहीं बोल पा रही थी ललन टॉप में या कहीं और इंटरव्यू में, अब फराटेदार हिंदी, मैथिली, भोजपुरी। मैं बोलता हूँ नियत की बात बोलता हूँ। आज हम सबकी नियत साफ हो जाए, हमारे बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, कोचिंग भी यहीं करेंगे, यहीं डॉक्टर बनेंगे और यहीं सेवा भी देंगे। धन्यवाद। नहीं, सीरियसली आपके पॉइंट्स बहुत ही वैलिड हैं, और थैंक यू सो मच। आलोक जी, देखिए मेरा तो यही मानना है, जैसे कि जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं यहाँ से, बात है अपॉर्चुनिटी की। मेरे हिसाब से बात वही है अपॉर्चुनिटी की। आपको अगर लगता है कि अगर आप यहाँ पर आपको चीजें नहीं अवेलेबल आपके लिए हो पा रही हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि आप बाहर मूव करते हैं, आप जाते हैं बाहर। क्योंकि एक लर्निंग एक्सपीरियंस, एक बेटर इंस्टीट्यूशन और बेहतर काम करने का माहौल शायद अभी बिहार में नहीं है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एक काम करने का अपॉर्चुनिटी। लेकिन हम लोग यहाँ अगर किसी चीज को अगर जनरेट कर सकते हैं या फिर से शुरू कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये इसको तय कौन करेगा? इसको तय कौन करेगा? अभी जैसे पुष्पम प्रिया चौधरी की बात हुई, बाहर पढ़ी लेकिन वो फिर वापस आई बिहार में कि नहीं मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन करना है यहाँ पे या कुछ चीजें करनी है। चीजें कितनी हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी वो बात नहीं है। बात यही है कि यहाँ पे एक बेटर इंस्टीट्यूशन की कहीं ना कहीं कमी तो जरूर है। काम करने का जो माहौल है यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात एक चीज है, मैंने कल भी ये चीज बोला था कि काम के प्रति रेस्पेक्ट होना ये बहुत जरूरी बात है। जो आप काम कर रहे हैं बिहार में, आप देखिएगा इस मेंटेलिटी से हम सब लोगों को बाहर आना पड़ेगा कि या तो लोग IAS IPS IFS बनना चाहते हैं, और या तो फिर बनना यहाँ पे मजदूर होते हैं। यहाँ दो ही तरीके के लोग हैं यहाँ। बाकी तीसरे चौथे लोगों को, जैसे आप फैशन डिजाइनर, जैसे आपने बोला कि हमको टेलर बोला जाता है, म्यूजिक है तो नाचने गाने वाला बोला जाता है। आप बात समझ रहे हैं? तो काम के प्रति और जॉब के प्रति यहाँ पे रेस्पेक्ट कम है। यहाँ सरकारी जॉब को ही बोला जाता है कि एक रेपुटेशन है, जिनका सरकारी जॉब है उनके पास ही सारा रेपुटेशन है, और इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। IAS हैं, IPS हैं, हम लोग दहेज प्रथा का
के बारे में का विरोध करते हैं कि नहीं दहेज नहीं लेना है, लेकिन आप देखेंगे आपको सुनने को मिलेगा कि आईएएस आईपीएस का सबका एक अभी दैनिक भास्कर का एक आर्टिकल आया था, और भी जनसत्ता और भी बहुत सारे लोगों का न्यूज़पेपर का मैंने आर्टिकल पढ़ा, उसमें सबका ना एक फिक्स एनेक्चर है कि आईएएस आईपीएस का 1 से 3 करोड़ रुपया दहेज, उसके नीचे आ जाइएगा तो 50 से 70 लाख रुपया आपका बैंक पीओ का, और ये भी जाति का निर्धारण है कि जाति के अकॉर्डिंगली यहाँ पर दहेज मिलता है। तो बात तो हम लोग बड़ी बड़ी जरूर करते हैं, लेकिन जहां लेने का मौका, मतलब वही है कि ईमानदार तब तक बने हुए हैं जब तक बेईमानी करने का मौका नहीं मिले। तो इस चीज से हम लोग को, और रिस्पेक्ट काम के प्रति होना बहुत जरूरी है। मैं म्यूजिशियन हूं, तो आपको म्यूजिशियंस के लिए भी एक अलग रिस्पेक्ट बिहार में अलग तरीके से लोग ना देखें। फैशन डिजाइनर हैं, इवेंट करने वाले लोग हैं, जैसे नाम बता रही थी। तो एक चीज वही है कि आपको हर एक ट्रेड को, हर एक जॉब को, हर एक स्किल को एक अच्छे नजर से, एक अच्छे रिस्पेक्ट से देखने की जरूरत है। और बार बार बात मैं यही बोलूंगा कि बिहार में अगर अपॉर्चुनिटीज रहेंगी तो यहाँ लोग रहेंगे, जाहिर सी बात है। काम करना हर कोई चाहता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो बोलते हैं कि पटना में अगर काम करने को मिलेगा तो मैं पटना ही में काम करना ज्यादा चुनूंगा, लेकिन क्या करे यार, मजबूरी है, बाहर जाके काम करना पड़ता है, सैलरी उस तरीके से नहीं है। जिस फील्ड को मैं बिलोंग करता हूँ यहाँ पे वैसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, वर्किंग अपॉर्चुनिटी। यही बात मजबूरी है कि हर वो बिहारी जिसके दिल में बिहार है, जिसके खून में बिहार है, जिसके मस्तिष्क में बिहार है, वो बिहार आना चाहता है, बिहार लौटना चाहता है, बिहार में ही रहना चाहता है। एक्चुअली वो चाहता है कि मुझे वहां पे वो 1 लाख महीने का कमा रहा है, यहाँ उसको 50,000 भी मिलेगा तो भी वो बिहार में रहना ज्यादा पसंद करेगा, अपने माँ बाप के साथ, अपने देसी पना के साथ, अपने देसी खाने के साथ, है ना। इसको आप कनेक्ट कर पा रहे हैं इस चीज को, आप जो बाहर रह रहे हैं? बिल्कुल सर, सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब छुट्टी के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है, सर घर जाने दो, छठ पूजा है, छठ पूजा है, घर जाने दो। ये सबसे ज्यादा दुख होता है जब हमें ऐसे गिड़गिड़ाना पड़ता है कि भाई हमारा राइट है, लेकिन हम उसके लिए हमें भीख मांगनी पड़ती है। ठीक है भैया, ओवर टू यू। विमलेंदु भैया। मैं ये कहना चाहूंगा, किसी एक को आप दोषी नहीं करार दे सकते हैं। नहीं, आवाज नहीं आ रही थी, कहाँ खोएंगे। किसी एक को दोषी नहीं करार दे सकते हैं। सम्मिलित कारण होता है, सम्मिलित कारण होता है, अलग अलग फैक्टर होते हैं, सभी दोषी हैं। तो अपनी भी जिम्मेवारी तय करनी होगी। लेकिन मैं 2 बात यहाँ कहना चाहूंगा कि राजनेताओं को दोष देने की बजाय आप सही राजनेता चुनिए। दल से नेता क्या है, दल का एक यूनिट है। तो आपका जो उम्मीदवार हो, जो नेता हो, वो सही हो, दल को सेकेंडरी रहने दीजिए। अगर आपका नेता अच्छा है, आप अच्छे प्रतिनिधि चुनते हैं, तो अच्छी नीति भी सामने आएगी। और दूसरी बात, जहां तक रोजगार की बात है, तो हम अब वैकल्पिक रोजगार के प्रति भी अपना रवैया थोड़ा सा नरम रखें, एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करें। कोई जरूरी नहीं है कि हम किसी सरकारी नौकरी में ही कहीं अपना चप्पल घिसें, ये कोई जरूरी नहीं है। हम दूसरों को रोजगार देने के लायक भी हों, इस लायक सक्षम हो। हमारी अपनी मानसिकता यह चेंज करनी होगी, समाज से थोड़ा लड़ना होगा, माता पिता को समझाना होगा कि ये सेक्टर भी है, यहाँ हम बेहतर काम कर सकते हैं। लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंची। आपकी आवाज बहुत अच्छे तरीके से आ रही है, आपकी आवाज सुन रहे हैं हम लोग। आप हम सभी में सीनियर हैं और आपने भी दुनिया देखी है, आपने बहुत काम किया है, जॉब भी किया है, आपने फ्रीलांस भी किया है, और आपने एक सही बताऊं तो आपके पोस्ट पर का तो मैं वेट करता रहता हूं। श्यामा, मैं सही बोल रहा हूं? मैं विमलेंदु भैया का बहुत बड़ा मुरीद हूं। मैं इनका पोस्ट पढ़ता हूं, इतना ह्यूमर होता है भैया के पोस्ट में, सोचिए इतना ह्यूमर होता है कि विमलेंदु भैया के पोस्ट में बहुत ह्यूमर होता है, सच में। आप ना फेसबुक पे आके गुदगुदी लगा के चले जाते हैं आप। मैं अंत की कुछ बातें नहीं सुन पाया हूँ, लगता है अब रिकॉर्डिंग सुनना पड़ेगा। मेरा नेट थोड़ा सा स्लो हो गया है। हाँ, मुझे लग रहा है ये चीजें। चलिए, तो आपने क्या कहा अब वो रिकॉर्डिंग में पता चलेगा। भैया मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। एक सेकंड, मैं टाइम हो चुका 3:10 आखिरी, क्योंकि सेशन बहुत अच्छा मजेदार हो रहा है। तो आप सभी की अगर स्वीकृति हो तो हम लोग 5 मिनट और आगे ले लें। राइट,
कंक्लूजन, आप जी 5 बिल्कुल मिनट तक बिल्कुल जो भी बिल्कुल। अपनी बात रखना चाहते हैं, उसमें 5 मिनट लगे, 7 मिनट लगे, जो भी लगे, ठीक है। आप एक एक करके अब जो भी बचा कुछ आपके दिल में है आप बोल डालें आप, क्योंकि कल तो फिर कल टॉपिक चेंज हो जाएगा फिर कल। सर मैं बोलना चाहूंगी बस एक ये बात कि अभी हमारे पास मौका बहुत अच्छा है, अभी इलेक्शन है, इलेक्शन के जस्ट पहले हम ये सेशंस कर रहे हैं, तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज कम से कम जो पिछले 15 सालों में हमने जो गलती की है या 20 सालों में, अब उसको ना दोहराए। आप उन्हीं को वोट दें, पार्टी को वोट दे के आपने देख लिया, हमने पार्टी पे भरोसा करके जो पार्टी को हमने वोट दिया उससे हमें कुछ भी बदलाव देखने को नहीं मिला। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वोट देने जरूर जाएं, सेफ रहें और प्लीज उनको वोट दें जो आपको लगता है कि आपके लिए कुछ अच्छा अगले 15 सालों में काम करेंगे, ताकि अगली बार जब हम 5 साल बाद जब हम इस सेशन में बैठे तो हम ये टॉपिक्स पे बात ना कर रहे हो कि मेरे घर पानी नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, शिक्षा नहीं है। तो प्लीज आप इस बार जब वोट करने निकले सब निकले, और कोई भी ऐसा ना सोचे कि मेरा पसंद का कैंडिडेट नहीं है तो मैं वोट नहीं करूंगा। वोट नहीं करना मतलब आप उनको एक एज दे रहे हैं जिनको आप वोट नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज आप वोट करने निकले और उस कैंडिडेट को वोट करें जो लगता है कि आपको काम करके देगा अगले 5 साल में। थैंक यू। पढ़ा लिखा एक्सपोजर वाला इंसान, और वो इंसान जो सच में समाज के लिए काम करना चाहता हो, अपने पॉकेट के लिए नहीं। जी मैं आगे और बढ़ूं दूसरी इसके बात पहले है बता कि दूं आप लोग बोलिए भी, चुप मत हाँ रहिए। लाइक हाँ, सब अपने आवाज अपने काम उठाइए। में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो बोलते हैं कि अरे हमारा छोड़ो, हमें क्यों बोलना। ये हमारा कर्तव्य है कि हम बोलें, हम खुल के बोले, चीजों पे बोले, बात करें, हमारी गवर्नमेंट से क्वेश्चन करें। नहीं, बिल्कुल सटीक पॉइंट है। यहाँ पे मैं सभी जो भी हमारे लिसनर्स हैं, जो भी हमें अभी सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, जब भी आप सुनेंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस लाइव को आप शेयर करें अपने अपने वॉल पे, ताकि हम सबकी आवाज दूर तक जाए, आम जनता तक भी जाए, वो सुने समझे और थोड़ा सा उनका खिड़की खुले, है ना। आलोक, ओवर टू यू। नीतीश जी, लास्ट बात हम सब पे आ रहे हैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम सोच सभी पे बदले समाज बदलेगा, सोच बदले समाज बदलेगा, और हमें हाँ। साहब नहीं चाहिए, सेवक चाहिए। सेवक बिल्कुल भैया, फिर तो नई बात हो जाएगी, फिर हम साहब की आपके हमें सेवक जरूरत हैं नहीं है। भैया, फिर वही बात हो जाएगी, हम आपके सेवक हैं। आलोक। हाँ, देखिए एक चीज बहुत सुखद है और बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मैं यही सोच रहा था कि शायद ये मेरा अपना इंडिविजुअल एक सोच है जो कहीं ना कहीं बदला, लेकिन हर एक व्यक्ति इस बात पर इस बार इस चुनाव में तो खास तौर से जोर दे रहा है कि पार्टी नहीं प्रत्याशी, हाँ, पार्टी नहीं प्रत्याशी। आज से 5 साल पहले और 10 साल पहले हम लोग पार्टी को वोट देते थे, और जिसका हम लोगों ने दंश झेला है कि पार्टी तो शायद अच्छी है, पार्टी हमारी विचारधारा उस पार्टी से मिलती है, लेकिन प्रत्याशी ठीक नहीं है, तभी भी हमने पार्टी को वोट दिया, पार्टी को वोट दिया। ये 2-3 इलेक्शंस पूर्व में ऐसे रहे हैं, चाहे वो सांसद हो तो हमने उनको वोट दे दिया। लेकिन ये बहुत खूबसूरत बात है, ये मुझे लग रहा था कि मैं ही सोच रहा हूं, लेकिन सारे लोग इस बार इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं एक अंदर में एक वो बात चल रही है, और ये बहुत अच्छी बात है कि नहीं, पार्टी को वोट नहीं देना है, प्रत्याशी को वोट देना है। अगर पार्टी अच्छी है तो उनको प्रत्याशी भी अच्छे उतारने चाहिए, दागदार छवि के प्रत्याशी नहीं उतारे, ईमानदार प्रत्याशी उतारे। कुछ ऐसे भी लोग हैं, मैंने कल भी ये चीज बोला, आज भी बोलूंगा और बार बार बोलूंगा, कि कुछ लोग जैसे 5 टर्म अगर जो लोग रह गए यहाँ पे, हो सकता है कि वो पार्टी के नाम पे रहे हों, लेकिन उनको तो खुद से ही वॉलंटरी रिटायरमेंट अब ले लेना चाहिए, वीआरएस ले लेना चाहिए था। नए लोगों को अवसर मिले, एक युवा शक्ति का जागरण हो, नए लोग आए जो लोग काम कर रहे हैं, और पेट्रियार्की सिस्टम खत्म होना चाहिए कि हमारे पिता हैं वो 20 साल जीत के आए तो उसके बाद मेरा बेटा होगा। आलोक, अगर मैं नीतीश जी, मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है कि आप स्थानीय उम्मीदवार को तरजीह दें और सेलिब्रिटी को न चुने। सेलिब्रिटी फिर मुझे नाम बोलने में कोई हिचक नहीं है, हमारे सांसद शत्रुघ्न सिन्हा रहे हैं। जी 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 भैया ने नब्ज, भैया ने देखा हो, सचिन भैया ने नब्ज पकड़ लिया। मैं वही उन्हीं के बारे में बोल रहा था कि पिछले 2 बार से मैंने उनको वोट दिया,
और सिर्फ पार्टी के नाम पे वोट दिया है। और वो आते थे, इलेक्शन जीते थे और अब मुंबई में अपने घर चले जाते थे। एक दिन भी वो नजर नहीं आया। बाय, हाँ, टाटा बाय बाय करके। और विमलेंदु भैया का तो मैं विमलेंदु, और एक चीज मैं बोलूंगा कि विमलेंदु भैया का मैं बहुत तगड़ा वाला फैन हूँ। मैं बहुत जबरदस्त फॉलो करता हूँ उनको। इतना ह्यूमर वाला पोस्ट रहता है भैया का, इतना ह्यूमर है उनके पोस्ट में रहता है कि मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। मैं फेसबुक पे तो नहीं लिख सकता क्योंकि इनका वो रहता है, और मैं उसको व्हाट्सएप पे चिपका देता हूँ स्टेटस में। देखिए भैया, बिना क्रेडिट दिए। चलिए, यहाँ पे एक्चुअली मैं भूल जाऊंगा। आलोक भाई, मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा। आपने वीआरएस का जिक्र किया कि जो नहीं काम करते हैं उनको वीआरएस ले लेना चाहिए, लेकिन मेरा ये अभी हम लोग सब लोग ये चीज गौर कर रहे हैं और सबको पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। बिहार में एक शख्स जो एक आईपीएस है, उन्होंने वीआरएस ले लिया, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का कि लोग बोलते हैं पढ़ा लिखा इंसान आगे नहीं आता राजनीति में, और कोई आगे आ रहा है, काम करना चाह रहा है। मुझे ये लगता है कि उनको निर्दलीय उम्मीदवार कहीं से भी वो खड़े हो जाएंगे, वो जीत जाएंगे, और नहीं अगर जीतते हैं तो ये हमारी गलती है। नहीं सर, इसका जवाब मैं देना चाहूंगा जी। मैं चाहता हूं कि इस पर एक सेपरेट डिस्कशन रखें आप, है ना, एक सेपरेट डिस्कशन रखें। टॉपिक क्या होना क्या जब, हाँ, इस पर एक सेपरेट डिस्कशन रखें। मैं आपसे बाद में बात करूंगा। ठीक है, डन। मैं अपनी बातें रख रहा था नीतीश जी, मैं अपनी बातें रख रहा था नीतीश जी। देखिए, एक वीआरएस डिफरेंट होता है, एक वीआरएस प्लान्ड वीआरएस होता है। तो शायद इस डिस्कशन में हम नहीं जाएंगे, जैसे हमने प्लान किया आगे बात करेंगे। और मैं आ रहा हूँ आपकी ये चीजों पे। हम सब पैनलिस्ट से पूछना चाहेंगे कि हम बिहार में जो भी प्रॉब्लम हो, हमें अंग्रेजी में प्रॉब्लम हो, हमें सिविक सेंस में प्रॉब्लम हो, ड्रेसिंग प्रॉब्लम, व्हाटएवर, एक समय के बाद सब सुधर जाता है। बट एक क्वालिटी होती है, सब हमसे सहमत करें और प्लीज हम सब जरूर कीजिएगा, हमें लीडरशिप क्वालिटी है। एग्री? हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो हमें लीडरशिप क्वालिटी है। आलोक जी, शायद आप एग्री नहीं कर रहे हैं, तो नहीं, हम सब में एक लीडरशिप, राइट, हम सब में लीडरशिप क्वालिटी। जी, कहीं ऑफिस जाए, अब चाहे गवर्नमेंट जाए, नॉन गवर्नमेंट जाए, हम लीडरशिप क्वालिटी, हम लीड करने लगते हैं। कुछ भी हो, चाहे पिकनिक हो, ऑफिस का कोई फेस्ट हो, कॉलेज का हो, व्हाटएवर, हमें अंदर से है वो क्वालिटी। आज उस क्वालिटी को हम क्यों नहीं बना सकते हैं अपना कैरियर? उस क्वालिटी को हम कैरियर क्यों नहीं बनाते? अगर हमें लीडरशिप क्वालिटी है, हमें आगे आना पड़ेगा, आना पड़ेगा और हमें बात उठानी पड़ेगी। आज अगर हम नहीं उठा रहे सर, उतने ही जिम्मेदार हम हैं। हम सरकार को मानते हैं जिम्मेदार, हम अपना वोट दिया, सो गए और 5 साल बाद चले गए, लेकिन हम उसके साथ भी करना है। मैं कहूंगा कि जैसे नीतीश जी हैं, आलोक जी हैं, अच्छे लोग हैं, मिस्टर सिंह हैं, बट हमें भी तो फ्रंट में आना चाहिए सर। क्यों? नीतीश जी ने बाढ़ में इतना काम किया पटना के लिए, और कल डिस्कशन में सुन रहा था कि क्या पटना में आपको वोट नहीं मिलेगा, जो भी बुला, क्यों नहीं पूर्णिया से खड़े हो? क्यों नहीं पूर्णिया के युवक इनको चुने? जितनी इनकी जिम्मेदारी है पूर्णिया को अच्छा करने के लिए, बेहतरीन करने के लिए, उतनी मेरी ही जिम्मेदारी है इन जैसे अच्छे लोग को सपोर्ट करने की। नहीं तो भैया आप बार बार कंप्लेन कीजिए, बार बार वीआरएस वाली बात कीजिए, बार बार उसके बेटे जीतेंगे, पोता आएगा, पोता के बाद उसका बेटा आएगा, तो ये चलता रहेगा भैया। और हमने ही उनको बनाया है। आज आपने शत्रुघ्न सिन्हा का नाम लिया, शत्रुघ्न सिन्हा हार गया, आपने हटा दिया। क्या हेमा मालिनी नहीं है मथुरा में? हेमा मालिनी ने कितनी बार मथुरा गई हैं, जरा बताइए। सन्नी देओल जी कितनी बार गए हैं, मुझे जरा बताइए। क्या उनकी जनता उनसे बात कर सकती है? मैं एक सेलिब्रिटी का नाम लेता हूँ जिसको मैं पर्सनली देखा हूँ, गौतम गंभीर हर अच्छे से मिलते हैं और दिल्ली जैसे जगह में वो टाइम देते हैं। जो अच्छा है मैं उनका नाम लूंगा। बट हम क्या करते, चकाचौंध में आए, लोगों ने रैली निकाल दिया, जीत के गए। अब वो जमाना बदल रहा है सर, बिहार में भी बदल रहा है। लोग, अच्छे लोग आ रहे हैं, अच्छे लोग आना भी चाहिए। नीतीश जी, आलोक जी, मिस्टर सिंह जैसे लोग आगे आए, सोसाइटी में एक एग्जाम्पल सेट करे। हम इतनी बड़ी बात करें। कर्पूरी ठाकुर ने एक चीज से लिखा था, मैं अपनी लास्ट लाइन बस कंप्लीट करता हूँ। उन्होंने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल कोट किया था। कर्पूरी ठाकुर सब जानते हैं कितने बड़े राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने बोलता था एक आम इंसान को जनप्रतिनिधि बनने के लिए कम से कम 3 चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया, पहला चुनाव अपने फेस बनाने के लिए, लोगों को पता हो कि रवि रंजन क्या है, नीतीश चंद्रा क्या है, आलोक जी क्या है। दूसरा चुनाव कैंडिडेट को हराने के लिए, अपनी आइडियोलॉजी से, पार्टी में अगर आइडियोलॉजी है, अपनी भी एक शक्ति है जिसको हम कैडर बोलते हैं। थर्ड है सदन में जाने के लिए, और वो 15 साल में वो बंदा इतना सख्त हो जाता है, इतनी उसकी ग्राउंड उसकी इतनी स्ट्रिक्ट हो जाती है, इतने लोग जान जाते हैं, और सदन में वो आदमी, पक्का हुआ आदमी, बहुत आवाज उठाएगा आपके लिए। तो हम सब आगे आए सर, हम सॉल्यूशन की बात करें, हम प्रॉब्लम की बात नहीं करें। और मुझे बड़ा खेद है, आलोक जी कल भी एक बात बोले थे कि कल उनको कला संस्कृति विभाग से 1000 रुपया वाला जो आपने बताया था, मैंने भी प्रमोद जी को, जब वो टूरिज्म मिनिस्टर थे, मैंने भी उनको मेल डाला था।
कि सर आज वॉलंटरी मैं अपना कुछ सजेशन देना चाहता हूँ। सर बिलीव कीजिए वो मेल आज भी मेरे पास मेल पड़ा हुआ, कोई जवाब नहीं आया, और आज भी वो टूरिज्म मिनिस्टर बदल गए और हमारे ही क्षेत्र के कृष्ण कुमार ऋषि जी टूरिज्म मिनिस्टर बन गए, बनमनखी के एमएलए है, बट आज भी उनसे भी जवाब नहीं आया। तो उदासीनता हम में भी है और सरकार में भी है। तो अच्छे लीडर को आना चाहिए और जो एज होना चाहिए, एक एजुकेशन होनी चाहिए और सेलिब्रिटी नहीं होनी चाहिए। आप एक बार मौका दो ना, नहीं करता तो फिर इसको साइडलाइन कर दो। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टाइम 3:20 हो चुका है, हम लोग 20 मिनट अपने समय से आगे हैं। शॉर्ट में श्यामा जी और विमलेंद्र भैया जो पेट में है आप बोल डालिए आप, क्योंकि ये फिर दोबारा नहीं होगा। हाँ श्यामा आप बोलेंगे? श्यामा मतलब सारी बातें तो हो ही गई है, सबने कुछ ना कुछ मतलब मेरे पॉइंट्स रख ही दिए हैं पहले, ठीक है। इन सब फील्ड से तो मैं रिलेट करती नहीं हूँ, लेकिन इंटरेस्ट रखती हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि मेरा यह कर्तव्य है कि मुझे बोलना चाहिए, ठीक है। हर एक मुद्दे पे मेरे अपने व्यूज रखने चाहिए, और मैं जो भी लोग सुन रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने व्यूज हमेशा रखिए, है ना, और अपना एक अच्छा एजुकेटेड लीडर चुनिए और सोसाइटी को आगे बढ़ाने में, डेवलप करने में, अच्छा बनाने में अपना बहुत सारा योगदान दीजिए। थैंक यू सो मच। स्वीट एंड सिंपल। नितिश भाई ये कहूंगा कि अगर थोड़ी भी संकीर्णता मन में है, उस संकीर्णता से बाहर निकलें, सोच का दायरा बढ़ाएं, प्रोग्रेसिव सोच रखें और हमेशा पॉजिटिव सोच रखें। जरूर कुछ बदलेगा और बेहतर बदलेगा। बहुत बहुत बढ़िया। वी हैड अ वंडरफुल सेशन। अभी भी किन्हीं के मन में एक बात पॉइंट कुछ है तो बता दीजिए। अभी भी पॉइंट है, नीतीश जी चुनाव लड़िए, पूर्णिया में आपकी जरूरत है। आप आगे आइए, इतने लोगों को आपने अवार्ड दिया है, इतने लोगों में देश विदेश में नाम कमाया है, और मैं आपके साथ राष्ट्रपति भवन भी गया था, मुझे याद है जब आपको महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार भी मिला है। आप आगे आइए सर, ऐसे शोज, ऐसे जूम मीटिंग न सिर्फ पूर्णिया से बल्कि नीतीश जी जैसे लोग हर क्षेत्र से आ गए, हर इलाके में ऐसे लोग आगे आए। जी जी, मुझे प्रेरणा मिलेगी, शायद मेरा परिवार भी बोलेगा भाई नीतीश जी को रिटायर करना है तो तुम मेहनत करो। तो ऐसे लोग आइए और एक एग्जाम्पल दीजिए। ये जूम मीटिंग और ये सब मीटिंग, जी ये सब मीटिंग रह जाएगी। हम हार से बहुत डरते हैं सर। मैं भी जब होटल मैनेजमेंट कर रहा था, लोग कह रहा था तुम ब्यारा बनेगा, मैंने 5,000 से नौकरी स्टार्ट की, जब हारा नहीं। तो बिहारी हारते नहीं है, मौका देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत लंबा सेशन करना पड़ेगा कि इतने सारे उद्योगपति बिहार छोड़ के किंग महिंद्रा वगैरह आगे बढ़ गए, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो उनके लिए एग्जाम्पल हम सेट करेंगे। भैया हम ही विधायक हैं, हम ही रोजगार लाएंगे, हम ही आपके लिए बात करेंगे, और हम ही आपके घर में सत्यनारायण पूजा में भी आएंगे, जन्मदिन में भी आएंगे, और आपके लिए सदन में आवाज भी उठाएंगे। सही बात है। ऐसे सभी लोगों को बिहार की आवश्यकता है। और मैं बता दूं कल का जो हमारा टॉपिक है वो मैं यहाँ पे बता दूं, जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो कल भी जुड़ सकते हैं, 2 से 3, कल 3 से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन 2 बजे शाम हम स्टार्ट कर देते हैं। कल का जो टॉपिक है वो है विच फैक्टर वर्क्स मोर इन बिहार पॉलिटिक्स, हाउ वी कैन गेट राइड ऑफ इट। बिहार की राजनीति में कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा काम करता है, इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं, ये हमारा कल का टॉपिक है। कल हमारे जो स्पीकर्स भी होंगे वो भी कल अलग होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि हमने पूरे देश दुनिया सब जगह काम कर लिया, सब जगह की रोटी खा ली, सब जगह का नमक चख लिया, सब जगह का सम्मान पा लिया, आज भी पा रहा हूँ, लेकिन दिल हमेशा बिहार में रहता है, अपनी मिट्टी से जुड़ा रहता है। और वो हर बिहारी जो बिहार के लिए कुछ सोचता है, जो कुछ करना चाहता है और बिहार को समर्पित है, उनको अपनी आवाज़ रखनी चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, वरना आपकी आवाज़ जो है दब के रह जाएगी। और हमेशा करप्ट लोग राजनीति, क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो आपके जीवन पे रूल करता है, आपके ऊपर रूल करता है। आप आगे नहीं आ पाएंगे, तो हमेशा ऐसे ही दबे कुचले रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा। नमस्कार, सभी का धन्यवाद। शुक्रिया। बिहार प्रणाम, बिहार प्रणाम, धन्यवाद।